तो ऐसे ही एक प्रिजनर था जिसने पूरा सिस्टम खरीद लिया था। सुब्रतो राय, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एयरलाइंस की होस्टेस जो है वो आती थी। बात हो रही है चार्ल्स शोबराज की, तो जरा एक चीज़ और उसमें जोड़ दीजिए कि इसको बिकिनी किलर या फिर लेडी किलर क्यों कहा जाता है, वो क्या आपने देखा? इनका क्या था कि इनको बहुत सारी लेडीज जो मिलने के लिए आती थी। अच्छा। औरतें मिलने आती थी और सब, कोई प्रोफेसर होती थी, कोई जर्नलिस्ट, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट होती थी। सीरीज़ भी बनी, फिल्में बनी। इसमें एक चीज़ बड़ा वो दिखता है, मैं उसको ज़रा आपके ज़रिए क्लियर करना चाहूँगा कि कोई नया कैदी आता है, कोई मेल कैदी, पुरुष, लड़का, यंग, तो पुराने कैदी जो होते हैं वो मतलब उनकी नज़र टूट पड़ते हैं और उनको एक तरह से मेल का और लड़के का यौन उसके लिए शोषण यौन आप शोषण कह लीजिए, उस हाँ। तरह की चीज़ों के लिए भी मतलब वो घिर जाता है। ये भी चीज़ें हैं क्या? देखिए, एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। यहाँ पे भी वो सिक्योरिटी ब्रीच होता है। हाँ, फोन- सिक्योरिटी ब्रीच होता है सिस्टम को, जैसे अब सुकेश चंद्रशेखर का है। उससे तो साफ पता लगता है कि उसको पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया, तभी सुप्रीम जेल और दूसरे स्टाफ के लोग जो है वो जेल के अंदर रह के गए, काफ़ी देर जेल के अंदर रह के गए। अब कई बड़े बड़े प्रिजनर हैं, जैसे पप्पू यादव का आपने नाम सुना होगा, शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा। इनको दिल्ली में बिश्नोई का भी बिश्नोई का इनको दिल्ली में इसलिए ट्रांसफ़र किया था सुप्रीम कोर्ट ने, शहाबुद्दीन और पप्पू यादव को, क्योंकि इनका पता लगा था कि प्रेस रिपोर्ट आई थी कि ये वहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जेलों में दरबार लगा रहे हैं, जेल का खाना नहीं खा रहे, खाना इनका बाहर से आ रहा है, पूरी दादागिरी इनकी चल रही है। पनीर के अंदर एक कैविटी करके उसमें स्नैक रखी हुई है। पराठा बना, पराठे की लेयर में जो है करेंसी नोट्स हैं, ड्रग्स हैं। अरे बाप। क्या है कि मेन, जैसा कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में जो है ये चीज़ें छुप के अंदर जाती हैं। आपने भी अपने कार्यकाल में कई फांसियाँ देखी होंगी, उनमें से एक चर्चा आती है अफजल गुरु की। उसको जब फांसी की सज़ा दी जा रही थी तो आप भावुक हो गए थे, वो कौन सा पल था? क्या ऐसे इमोशंस जुड़े कि जिसने आपको रुलाने पर मजबूर किया? उन्होंने एक गाना गाया, तो गाना गाया तो उससे थोड़ा सा ना, वो गाना सुन के, वो था गाना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। कुछ लोग ज़बरदस्ती भी जेल में पहुंचते हैं, खासतौर से महिलाएं। फिर हमने जब उसकी इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि औरतें इसलिए आ रही हैं जेल में कि उनको ये है कि जेल में जाएंगे तो लड़का पैदा होगा। अच्छा। तो ये उनको एक मिसकंसेप्शन थी कि जेल में लड़का, भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। पकौड़े को लेकर भी बड़ी चर्चा है, वो क्या है? नहीं, यहाँ पे गुजरात में है वहाँ पे जेल। अच्छा। उसमें क्या है कि वो कैदी पकोड़े बनाते हैं और वहाँ पे सुबह लाइन लगी होती है। लाइन लगी होती है? हाँ। मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? सामने वाला जैसे जिस तरह से दिखा दिया वैसे ही हम उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो हर चीज़ को बड़ी गहराई से देखते हैं और बेबाकी से बताते हैं, और जिस पर बता रहे हैं वो विषय है तिहाड़। तिहाड़ में बंद वो तमाम बड़े छोटे कैदी, वो सेलिब्रिटी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई फिल्म जगत का हो, कोई बाबा हो, कोई धर्मगुरु हो, या फिर कोई भी, बहुत खुल के, निडर होके वो अपनी बात रख रहे हैं और पूरा ज़माना आज उनको सुन रहा है। जो वो कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि उसको लिपिबद्ध भी किया है, लिखा भी है। ब्लैक वारंट के नाम से इस पर एक पूरी किताब उन्होंने लिख दी और इसी किताब पर इसी नाम से एक सीरीज़ भी बन गई जिसे खूब पसंद किया गया। लकीली आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुनील गुप्ता जी की, जो जेलर रहे हैं इस बड़े जेल के, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं, उनकी बेबाकी वाली बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर स्वागत है और थैंक यू, आपने वक्त निकाला, आप आए। शुरुआत में करना चाहूँगा इससे सीधे, आपकी बातें तो खैर बहुत पसंद की जा रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 35 साल हो गए सर पूरे आपको जेलर के पद पर रहते हुए तिहाड़ में। 35 प्लस है ना, 81 से 16 तक का, जहाँ तक 16 तक, बिल्कुल ठीक है। तो इन 35 सालों में सर कोई ऐसा कैदी आप बता सकते हैं जो चाह कर भी जिसको आप भुला नहीं पाए, निकाल नहीं पाए अपने जहन से? कई कैदी होते हैं। देखें क्या है कि अब आपने जेल की नौकरी छोड़ दी है, पर फिर भी
कुछ कैदी होते हैं, जब आपने किताब में लिखा है उनके बारे में तो आपको याद रहते हैं, और याद रहे थे तभी मैंने किताब में उनका लिखा है उनके बारे में। तो कई, जैसे जितना मैं आपको देख रहा था रिसर्च के ज़रिए, शोभराज से लेके सुब्रतो राय सहारा और अभी सुकेश चंद्रशेखर, बिश्नोई, तमाम लोग आए उनके बारे में बात कर रहे हैं, बट इनमें से कौन ऐसा शख्स रहा जिसने आपको भी हिलाया, जिसके बारे में बात करना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि जब भी कोई पैसे वाला आदमी आता है, जो इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई गैंगस्टर है, तो ये इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस लगा के सुविधाएं जो है ये खरीदते हैं। तो ये आम बात है। मैंने किताब में भी ये वाली बात लिखी हुई है कि जो भी इन्फ्लुएंशियल आता है, कोई सुविधाएं खरीदता है, कोई पूरा सिस्टम ही खरीद लेता है। तो ऐसे ही एक प्रिजनर था जिसने पूरा सिस्टम खरीद लिया था। सुब्रतो राय, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अब नहीं तो रहे। हाँ, तो सिस्टम उन्होंने खरीद लिया था। वो मेरे से बात पची नहीं थी, मेरे को तो पची नहीं थी, तो इसीलिए मैं सीनियर ऑफिसर्स के पास गया, इवन सीएम के पास गया, उनको बताने के लिए कि आपकी जेल में ये हो रहा है, क्योंकि जेल एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। सीएम मतलब अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, तो उनको बताया मैंने जाके कि ऐसे ऐसे इनको जो है आउट ऑफ द वे जाके इनको काफ़ी सुविधाएं दी हुई हैं। तो उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं 2 बार, उन्होंने एक बार मुझे अपने ऑफिस बुलाया, एक बार अपने घर बुलाया, जेल मंत्री भी थे, और बड़े ध्यान से सुनी। तो उनको मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने कभी भी तब मेरी करीब 34 साल नौकरी के हो गए थे, कि मैंने 34 साल में कभी भी किसी को ऐसी सुविधाएं लेते हुए नहीं देखा जैसे कि उनको दी थी। कुछ एक सुविधाएं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से थी, पर उसके गर्भ में, उसकी आड़ में कुछ और करना, वो बात मेरे को बड़ी अजीब सी लगी थी। तो वो मैंने जाके उनको बताया था। तो अल्टीमेटली उसमें कुछ हुआ नहीं था। हुआ ये कि जो शिकायत करने वाला था, यानी उसी को तो उन्हीं को ही जो है आपने कटघरे में खड़ा कर दिया था। आप तो बेबाकी से बातें रखते हैं। किस तरह की सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उनके टाइम पे देखा था, मुझे लग रहा था कि लिकर वगैरह जो है ये चीज़ें, नहीं तो मेरी सोच से बाहर की बात है कि कोई प्रिजनर जेल में लेगा, पर इनको जेल में नहीं रखा हुआ था, इनको कोर्ट कम्प्लेक्स में रखा हुआ था। तो वो था। फिर मैंने देखा कि एयरलाइंस की होस्टेस जो है वो आती थी एज ए सेक्रेटरीट उसकी जो हेल्प करनी होती है, उस हेल्प के लिए वो आती थी। तो नेचुरली किस तरह की हेल्प सर? आपको सेक्रेटरी टाइपिंग का करवाना है कुछ, या आपने कुछ लिखवाना है, या कोई चिट्ठी लिखवानी है, या कुछ भी है, सेक्रेटरीट की जो हेल्प होती है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ था। पर उसके लिए प्रोफेशनल चाहिए था जो सेक्रेटरीट का काम चलाना जानते हैं। उसमें अगर आप एयर होस्टेस वगैरह आ रही है तो उसमें नेचुरली आपको लगता है कि ये मिसयूज हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनके पास गया था। मतलब ये आप जो बता रहे हैं एयर होस्टेस, मतलब अगर इस तरह का काम है टाइपिंग का, तो कोई भी आ सकता था, कोई मेल आ सकता है, या टाइपिंग का वाला मेल आ जाता है, एयर होस्टेस स्पेशली आ रही है, और वो भी मतलब इस तरह की भी आप बात कर रहे हैं कि उसका गलत इस्तेमाल अपने, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो अगर आप आ रहे हैं, आपने एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उसमें नेचुरली आपको लगेगा कि वो उस काम से नहीं आ रही, किसी और काम से। सारा नाम से उनका एयरलाइंस, तो तो ये इस तरह की चीज़ें थी, और आपने आवाज़ उठाई, और मैंने आवाज़ उठाई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जब रिटायर हुआ तो एक रिटायरमेंट के 1 हफ्ता पहले मुझे 15 पन्ने की जो है चार्जशीट दे दी गई। 6 साल तक मैंने लड़ा, और अल्टीमेटली केस गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था। ऐसी स्थिति होती है सर कि मतलब एज ए जेलर आप मतलब उस पूरे जेल को कमांड कर रहे होते हैं, और कई जगह आप मजबूर, असहाय अपने आप को पाते हैं। 34-35 साल का करियर रहा, और आपने बोला कि 34 साल का वक्त मेरा पूरा हो गया था इनके केस में, और मैंने मतलब लिकर को उस तरह से नहीं होते हुए देखा।
तो इस तरह के और कहाँ ऐसे वक्त आए जहाँ आप लगा कि आप हाँ बहुत मैं नहीं, हेल्पलेस हो गया हूँ? इसी वाले केस पे अच्छा। मैं असहाय हो गया था। क्या होता है कि जब आप सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आपका रिटायरमेंट का वक्त नज़दीक आता रहता है, हाँ, तब तक आप जिन जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जिन आप प्रिंसिपल्स के ऊपर चले हो, आपने 34 साल तक वो किया है, तो लोग कोशिश करते हैं कि आप प्रिंसिपल से डिविएट करो, और आपकी लगता है आपकी अथॉरिटी भी जो है आप थोड़ी थोड़ी जैसे आपकी बात मान नहीं रहे हैं, इस टाइप की चीज़ हो रही थी। तो उसमें मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पहले क्या होता था, किसी को भी अगर कोई ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं तो उनको पता होता था कि अगर सुनील गुप्ता को पता लग गया, क्योंकि मैं एक तरह का जेल का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था, जितनी बाहर की चीज़ें होती थी, जैसे पार्लियामेंट क्वेश्चन के रिप्लाई देने हैं, बहुत सारे पार्लियामेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ होते थे, असेंबली क्वेश्चन के रिप्लाई देने हैं, NHRC का रिप्लाई देना है, कोर्ट कचहरी का तो था ही। तो इसलिए मैंने देखा था, मैंने काफ़ी रिस्पेक्ट कमांड की थी, जितने DG रहे थे, मेरा हर एक के साथ जो है एक एक्सलेंट ऑफ रिलेशनशिप थी, बनी रही। और मेरी ये आप लगाएं कि जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है सारी, मुझे लग रहा था आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि काम मैंने ऐसे करके दिए थे। मतलब तो आपका काम, एक ईमानदार आपका बिहेवियर, हाँ, उसकी वजह से एक रेपो बना हुआ था पूरे। एक रेपो बनाओ तो मेरी बात मानते थे। पर जब मुझे लगा कि शायद मैं रिटायर होने वाला हूँ, इसी वजह से मेरी बात नहीं मान रहे, उनको लग रहा है कि इसको डाइल्यूट करो, इसकी बात को इम्पोर्टेंस ना दो, तो इसी वजह से मैं केजरीवाल जी के पास गया था। जिस तरह से आपको मैंने जितना देखा, समझा, रिसर्च किया, तो आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी अलग है, और जिस तरह के सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, एक सड़े गले सिस्टम का आप हिस्सा कभी नहीं बने। थोड़ा अपनी उस जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपका इधर आना हुआ, आप एज ए जेलर, और उसमें वो भी ज़रूर इंक्लूड करना, आप जब चाल शोभराज की चर्चा होती है। हाँ, वो तो बड़ी बहुत बार चर्चा है। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है भी, और कि कैसे वो जॉब के आपको वो करने में। देखिए, इसमें ना कई लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं जैसे चार्ल्स शोभराज ने मुझे कोई नौकरी दिलवाई, ऐसी बात नहीं। हमारे जेल में प्रिजनर्स जो है हर एक एस्पेक्ट पे, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट हो, डिसिप्लिन के एस्पेक्ट हो, टाइपिंग के एस्पेक्ट हो, पिटीशन बनाने की एस्पेक्ट हो, हर एक उसमें, खाना बनाने के उसमें हो, प्रिजनर्स ही हेल्प करते हैं हमें। तो मैं जब गया था, मुझे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सेलेक्ट किया था एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो मैं फिर जब ज्वाइन करने के लिए गया, मैं इससे पहले रेलवे में काम करता था। अच्छा। तो रेलवे में काम करता था, तो मेरे को ऑफर लेटर तो आ गया था कोई फरवरी मार्च में। तो रेलवे में काम करता था, तो मैं रेलवे में उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा मुझे रिलीव करने में। उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम 2 महीने चाहिए रिलीव करने के लिए। तो मैंने फिर जेल को चिट्ठी लिख दी थी, और मैं अपना जो भी उनका प्रोसेस था रेलवे से रिलीव होने का, तो उस पर लग गया। तो उसमें जब प्रोसेस पे करके मैं 7 मई को उन्होंने मेरा जो रेजिग्नेशन था एक्सेप्ट किया। अच्छा। और सबको ये लग रहा था यार क्यों रेजिग्नेशन दी है, कि वहाँ इतनी अच्छी नौकरी है और उसमें। अच्छा, रेलवे की नौकरी को इससे अच्छा माना जाता था? रेलवे में एक तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती थी। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से मैं दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब पे आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ और मैं इंटरप्ट करूंगा, कहीं मैंने ये भी रिसर्च करते हुए पढ़ा कि तिहाड़ का जेलर बनना जो है एक तरह से वो सज़ा के तौर पर है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। या वहाँ पे, मतलब आपकी बात नहीं, अगर किसी का वहाँ पे डिपोटेशन किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा है? हाँ, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो डेपुटेशन पे आते हैं वहाँ पे एज सुपरिटेंडेंट जेल बन के आते हैं, या और हायर जॉब पे आते हैं। तो कई केसों में मैंने देखा है कि उनको जो भेजा जाता है एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग भेजा जाता है। इसलिए कि चैलेंज ज़्यादा है। मैडम किरण बेदी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो जब तिहाड़ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो उनको एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग वहाँ भेजा था। पर वहाँ भी जब उनका नाम प्रसिद्धि फैलने लगी, तो सरकार को लगा कि अब इनको यहाँ से हटाना चाहिए, और उनको फिर वहाँ से बड़े अनसेरेमोनियस वे से हटा दिया। कुछ इसी तरह मुझे लग रहा है। हाँ, ऐसे मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ जो छोटी पोस्टों पे भी आते हैं, छोटे ऑफिसर भी आते हैं, उनको एज ए पनिशमेंट गार्बेज डंप माना जाता है। जेल को जो है एक गार्बेज डंप माना जाता है। तो वो आते हैं वहाँ से, उनको भी एक तरह का गार्बेज करके उनको वहाँ से निकाला होता है।
पर वो जब यहाँ आते हैं क्योंकि सुपरवाइजरी पोस्टों पे आते हैं तो वो लोग ऐसे शो करते हैं जैसे वो तो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और बाकी सारे सस्पेक्ट है। तो इस तरीके से आके वो एक्ट करते हैं। तो मैं स्पेशली तिहाड़ की अगर हाँ, मैं तिहाड़ की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी उसकी बात नहीं। और जगह तो डेपुटेशन का है ही नहीं। आप देखें जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स हैं जो प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट के हैं, इसकी इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनको कहते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स। अच्छा, नेल्सन मंडेला रूल्स या यूएन रूल्स फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, ये रूल्स है जिसमें कि इंडिया सिग्नेटरी है। अच्छा। वो रूल्स कहते हैं कि आप प्रोफेशनल्स आदमी को ही जो है जेल की ड्यूटी देंगे। और सब जगह ऑल ओवर इंडिया में वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो ड्यूटी देते हैं। खाली तिहाड़ एक ऐसी जगह है अच्छा। जो कि सेंटर में वो है जहाँ पे कि इन्होंने बहुत सारे बाहर के लोगों को जेल की नौकरी दे दी। वो प्रोफेशनल तो नहीं है, मतलब आप यूएनओ के रूल्स में जिसमें आप सिग्नेटरी हो, इम्पोर्टेंट सिग्नेटरी हो, आप उन रूल्स का वायलेशन कर रहे हो उनको यहाँ डिप्लॉय करके। अब और वो भी ऐसे नहीं आ रहे कि बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर मैंने आपको बताया वो ऐसे आ रहे हैं जो पनिशमेंट पोस्टिंग पे आ रहे हैं। जब वो लोग पनिशमेंट पोस्टिंग पे आते हैं तो उनका जेल की वेलफेयर का कोई उनको बहुत कम लोगों में देखा है कि जिनमें होता है कि हमने जेल के सिस्टम को इम्प्रूव करना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है, एक तो वो ये काउंट करते रहते हैं कि हम दिल्ली गवर्नमेंट में होते हैं, हमने कितना कमा लिया होता है, इतना नुकसान हो रहा है। या कई लोग आके यहाँ पे भी मीन्स ढूंढ लेते हैं, एक ऐसा कागज बना लेते हैं कि जो जैसा वो चाहते हैं उनको वैसा करके देता है। तो उससे आपने सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं किया, आप सिस्टम को डे बाय डे वीक करते जा रहे हैं। किरण बेदीन में से नहीं थी। किरण बेदी को बेशक उन्होंने एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग भी भेजा था, पर उसने एक चीज करके दिखा दी इनको कि जेल में भी रिफॉर्म हो सकता है। लोग सब कहते थे ढकोसला है ये प्रेस सावी है तो ये है, पर ऐसी बात नहीं थी। वो उन्होंने ऐसे आइडियाज इम्प्लीमेंट करवाए जो कि उससे पहले वाले डीजी जो भी थे वो सोच भी नहीं सकते। मैं पढ़ रहा था कि उस दौरान उन्होंने आपकी भी बड़ी तारीफ की है। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। अच्छा। उन्होंने जैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जेल रिफॉर्मेशन में। मैं गारंटी से कह रहा हूँ उनसे पहले किसी डीजी के दिमाग में ये वाली बात आ ही नहीं सकती थी कि अब बाहर से मंदिर वाले, गुरुद्वारे वाले या मस्जिद वाले या गिरजाघर वाले उनको बुलाएंगे, वो आके अपने सरमन्स देंगे या तो लोगों को सुधार का काम करेंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी में हिम्मत भी नहीं थी इस बात को सोचता, पर उन्होंने सोचा, सब चीज़ अपने ऊपर ली। कि हम जब कहते थे मैडम, मैं तो डीएसपी था उस टाइम पे, मैडम अगर कुछ हो गया कहती मेरा नाम ले लें, मैं जिम्मेवार हूँ, हर एक चीज़ में कहती मैं जिम्मेवार हूँ। तो उन्होंने डिसीजन दिए, कई तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जेल प्रशासन के लिए, पर ज़्यादातर ऐसे हुए जो खाली टाइम पास करने के लिए आए थे, जिन्होंने सिस्टम को वीक किया। मुझे कई बार प्रेस वाले पूछते हैं कि 100 मोबाइल पकड़े गए, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा। मैं उनको कहता हूँ कि धरा तो वही चल रहा है, अभी और भी पकड़े जाएंगे, अभी इससे ज़्यादा पकड़े जाएंगे। वो कहते हैं ये आप कैसी बात कर रहे हो। मैं उनको कहता हूँ जब आपका ढर्रा वही है, आपने वही सिस्टम रखा हुआ है, आप जेल वालों पे विश्वास नहीं कर रहे, आपने जितनी सुपरवाइजरी पोस्ट सब बाहर वालों को दी हुई हैं, तो ये ऐसा चलता है और अब ये और ज़्यादा खराब होगा। अच्छा, आप इतने विश्वास के साथ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पूरे जेल को, तिहाड़ के नस को जानते हैं। आप 35 साल आप वहाँ रहे हैं। 35 साल कम होते हैं, कम नहीं होते हैं भाई। एग्जैक्टली। आज भी आप वहाँ जो चल रहा है, जो कैदी आ रहे हैं, उनके बारे में आपने नए एक्सपेरिमेंटेशन किए, और नए जो एक्सपेरिमेंटेशन किए कोई दादागिरी पे नहीं किए, एक शराफत में नए एक्सपेरिमेंटेशन किए। मुझे पता था इसके क्या प्रोस हैं, क्या कौन्स हैं, और ज़्यादातर टाइम मुझे जो मैंने किए, जो भी हेड ऑफ द प्रिजन होता था उनका मुझे साथ होता था, हमेशा उनका साथ है, तभी मैं कर पाया। अकेला तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, खाली एक दे सकता था, आइडिया दे दिया। आगे तो बॉस के ऊपर है ना कि वो इम्प्लीमेंट करें या ना, मतलब डीजी प्रिजन के ऊपर है कि वो इम्प्लीमेंट करें या ना करें। पर ज़्यादातर टाइम मैं जो भी आइडिया देता था, डीजी प्रिजन उसका स्वागत करते थे और वो इम्प्लीमेंट हुए। अब वापस उस पर चलते हैं, हम घूम के इधर आ गए। चार्ल्स शोभराज की बात आप कर रहे थे। हाँ। कि कैसे
फिर आप चार्ल्स सोब्राज का तो मैं उसमें ये बता रहा था कि प्रिजनर्स काम करते हैं जो चार्ल्स सोब्राज की, तो चार्ल्स सोब्राज भी उन दिनों में ये प्रिजनर्स की पेटिशनें वगैरह काफ़ी बनाता था, टाइप करता था, और टाइपिंग के काम की इनकी मास्टरी थी। और टाइपिंग के काम के ऊपर आपको पता होगा कि मैडम किरण बेदी को जब उन्होंने जेल से निकाला, इसी बात का वो लगाया कि उसको इन्होंने टाइपराइटर जो है अलाउ कर दिया था जब इसमें सेल के अंदर, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है। कितने, मैं 81 से देख रहा हूँ कि कई बार इमरजेंसी आ जाती थी काम वगैरह की, तो हम टाइपराइटर प्रिजनर को कहते थे अपनी सेल में बैठ के टाइप कर, जैसे सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का कई बार वो हमें एजेंडा बनाना होता था, बड़ा लेंदी उसमें टाइपिंग का काम होता था, तो प्रिजनर बैठ के करते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। तो क्या हुआ, जब मैं गया, मैं रेलवे की नौकरी छोड़ के 7 मई को मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ी, तो 8 मई को मैं ज्वाइन करने के लिए गया। जब मैं गया वहाँ पे, तो मैं तो ये अपना सोच के था कि काफ़ी वेलकम होगा मेरा कि मैं एक सुपरवाइजरी पोस्ट के ऊपर जा रहा हूँ, और पर वहाँ गया तो वेलकम शुरू में तो अच्छा था, पर जैसे ही सुप्रीटेंडेंट के पास गया तो सुप्रीटेंडेंट की बड़ी कोल्ड रिस्पांस थी। वो कहने का नहीं, अब तो पोस्ट ही कोई नहीं है। अच्छा, तुम जिस पोस्ट को कह रहे हो पोस्ट ही नहीं है, वो खाली नहीं है कोई भी। मुझे पता था ये परेशान कर रहा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने आपको सिलेक्ट किया है तो सुप्रिटेंडेंट जेल की तो कोई अथॉरिटी नहीं कि उसको मना कर जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर जाके बाहर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मैं अपने अंदर चला गया उनके पास। मैंने कहा सर आप आरपी सिंघल साहब को जानते हैं? कहते कौन आरपी सिंघल? मैं किसी आरपी सिंघल को मैं भी नहीं जानता था। खाली जो किताबें होती थी एनसीईआरटी की किताबें होती थी, तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी होते थे, तो हर एक किताब के आप पहले उनकी फॉरवर्ड लगा हुआ होता था, तो इसलिए मैंने उनका नाम पढ़ा था। अच्छा। वो आईएएस थे वो, तो मैंने कहा वो आईएएस है, मेरे अंकल हैं। अच्छा, तो कहते ठीक है आप बाहर बैठो। फिर उनको ये हो गया कि इसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये सही बात क्योंकि ये किसी हाईली बंदे के साथ लिंक्ड है। मैं यही दिखाना चाहता था उनको। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया आपने? खाली दिखाने, मैं तो जानते ही नहीं था किसी आरपी से। आपने किसी आरपी सिंघल को मैंने खाली एक उस समय आपको था कि किसी तरह से बात बन जाए मेरी। हाँ, बात बन जाए। और मैं उनको दिखाना चाहता था कि मतलब वो क्योंकि मुझे ये सोच रहे थे कि किसी से इसका बड़े आदमी से लिंक नहीं है, और बाकी जो ऑफिसर आए हैं उनके बड़े ऑफिसरों से लिंक है, इसका कोई लिंक नहीं है। अच्छा। इसलिए इसको तंग करो। तो फिर जब मैंने वो किया, उनका बाहर बैठ गया, तब थोड़े रिस्पेक्टफुल थे। इतने में एक सूटेड बूटेड बंदा आया, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने सोचा ऑफिसर है, मैं खड़ा हो गया। अच्छा। मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि आर यू न्यू हियर? मैं कहा या आई एम न्यूली इंडक्टेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। सो देन ही टोल्ड मी दैट इज ही क्रिएटिंग एनी ऑब्स्टेकल? सुपरिटेंडेंट की उस रूम की तरफ वो कर, मैंने कहा या ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल, ही इज सेइंग दैट देयर इज नो वैकेंसी। मतलब किसी तरह की बाधा वो उत्पन्न कर रहे हैं क्या? ये पूछा उन्होंने। तो हाँ, क्या वो कह रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं। तो ओके, यू गिव मी योर ऑफर लेटर, आई विल सी। वो लेके गया, और कोई आधे घंटे के बाद वो बाहर निकला, तो उसके हाथ में मुझे जो तिहाड़ की स्ट्रेंथ पे लेने का लेटर था। अच्छा। वो मैंने फिर ज्वाइनिंग दी और फटाफट मैंने वो कर लिया। तो ये उनकी हेल्प थी। Nice. कोई ये बात तो ये उनकी हेल्प, मतलब ये कौन? ये चार्ल्स सोब्राज। ये चार्ल्स सोब्राज थे? अगले दिन पता लगा, मुझे नहीं पता था ये चार्ल्स सोब्राज है। अच्छा। अगले दिन जब मैं जेल का राउंड ले रहा था, हाँ। तब मुझे पता लगा, और अखबारों में भी खूब आता रहता था इनका नाम वगैरह। इनका मैं जानता तो था एक चार्ल्स सोब्राज नाम का शख्स है, पर वो कैसा दिखता है, कहाँ पे मिलता है, ये मुझे नहीं पता था। तो उसको अगले दिन मैंने जब देखा कि जिसने मेरी हेल्प की थी वो चार्ल्स सोब्राज था, एक कैदी है, एक कैदी। तो अगले दिन मुझे पता चला। तो वो इस पोजीशन में इस तरह की वेशभूषा होती थी कि मतलब सूटेड बूटेड आप बता रहे हैं उस समय? ऐसा होता है कि 2 तरह के प्रिजनर होते हैं। बॉलीवुड ना बहुत गलत एक पिक्चर दिखाती है जेलों की। बॉलीवुड में दिखाते हैं कि जेल वाला जो है उसने धारीदार सफेद वो पहनी हुई, कैदी नंबर होता है, पत्थर तोड़े होते हैं, लंबी लंबी मूछें होती हैं, एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो मैं भी ऐसा माहौल देख के गया था। अच्छा। पर वहाँ जाके देखा, वहाँ पे तो आपके हमारे जैसे बंदे हैं। अच्छा। जो कन्विक्ट होता है उसको एक वाइट ड्रेस पहननी होती है, वाइट कुर्ता पजामा पहनना होता है, कोई नंबर वगैरह नहीं होते। जो अंडर ट्रायल होता है, अंडर ट्रायल अपनी प्राइवेट ड्रेस पहन सकता है, या
कन्विक्ट भी अगर वो इंटरव्यू के टाइम पे अगर अपने किसी को मिलने आया है या कोर्ट जा रहा है तो अपनी प्राइवेट ड्रेस पहन सकता है। वहाँ तो आपको बड़े सारे सूटेड बूटेड बंदे मिल जाएंगे। हर एक आदमी का अपना अपना शौक होता है। अच्छा, पहले हमने भी फिल्मों के जरिए बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और आपको मुझे लग रहा है इसीलिए बहुत पसंद किया जा रहा है कि एक तो आप वहाँ से जुड़े रहे हैं, 35 साल आपने तिहाड़ में बिताया, और जो बता रहे हैं उस पर लोगों का एक अटैचमेंट और ट्रस्ट जुड़ रहा है कि यार एक शख्स, और इस तरह चीज़ें होती हैं, सिर्फ फिल्मों में ही हमने नहीं देखा है, वो हकीकत भी है। और कुछ नई चीज़ें भी आप बता रहे हैं, कुछ मिथ भी तोड़ रहे हैं आप। बात हो रही है चार्ल्स शोबराज की, तो ज़रा एक चीज़ और उसमें जोड़ दीजिए कि इसको बिकिनी किलर या फिर लेडी किलर क्यों कहा जाता है, वो क्या आपने देखा? इनका क्या था कि इनको बहुत सारी लेडीज़ जो मिलने के लिए आती थी। अच्छा, औरतें मिलने आती थी, और सब कोई प्रोफेसर होती थी, कोई जर्नलिस्ट, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट होती थी, कोई वकील होती थी, बड़े बड़े डॉक्टर होते थे जो इनको मिलने के लिए आते थे, जो इनकी मीटिंग लिस्ट में होते थे। तो जो बिकनी किलर वाली जो बात आपने पूछी है वो ये है कि इनका मेन जो पहले जो फील्ड होता था जिसमें क्राइम का फील्ड था वो था गोवा। तो गोवा में जो फॉरेनर औरतें आती थी, ये क्या करते थे, पहले उससे दोस्ती बनाते थे। दोस्ती बना के जो कुछ है वो तो कर ही लेते थे। दोस्ती बना के अगर इनको लगता था कि कोई डिफ़िकल्ट है लेडी, तो ये उनको होटल में खाने पे बुलाते थे, रात के खाने पे बुला के उनको खाना वगैरह खिलाना, उसमें खाने में सीडेटिव्स मिला देते। सीडेटिव्स तो बेहोशी। अच्छा, वो औरत होती खाना खा के जो बेहोश होती तो फिर ये इसने जो भी कुकर्म वगैरह करना होता था वो करते थे। और उसके बाद अगर इसको लगता था कि बहुत पैसे हैं, ये उनको लूट भी लेता था। तो कुछ एक औरतों की लाश वगैरह वहाँ पे मिलती थी, अर्धनग्न उसमें अवस्था में, वहाँ बीच पे गोवा की लाश मिलती थी। तो इसलिए इनको जो है बिकनी किलर भी कहते थे, क्योंकि हमारे जो आईजी थे मिस्टर पीवी सिनारी, उन्होंने बताया, वो गोवा में भी रहे थे, वो बताते थे कि काफ़ी क्राइम होता था कि फॉरेन औरतों की जो है लाशें वगैरह मिलती थी। तो बाद में इनको पता लगा कि ये चार्ल्स शोबराज है, इसलिए इस नाम से। हाँ। अच्छा, फिल्मों की बात आपने की कि फिल्मों के ज़रिए हमने जेल को बहुत जाना है, समझा है। तो आजकल की बहुत नई नई सीरीज़ भी बनी, फिल्में बनी, जिसमें एक चीज़ बड़ा वो दिखता है, मैं उसको ज़रा आपके ज़रिए क्लियर करना चाहूँगा कि कोई नया कैदी आता है, कोई मेल कैदी, पुरुष, लड़का, यंग, तो पुराने कैदी जो होते हैं वो मतलब उनकी नज़र टूट पड़ते हैं और उनको एक तरह से रेप कह लीजिए, मतलब मेल का और लड़के का उसके लिए यौन शोषण कह लीजिए, उस तरह की चीज़ों के लिए भी मतलब वो घिर जाता है। ये भी चीज़ें हैं क्या, या फिर ये सिर्फ दिखाने के लिए फिल्मों में होता है? देखिए, एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ये 1984 का था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसको भी आप जेल भेज रहे हैं, पहले उनकी उम्र नहीं लिखी होती थी, उन्होंने कहा आप उनकी उम्र लिख के जो है जेल में भेजेंगे। उससे क्या हो गया कि छोटी उम्र के जो बच्चे पहले जेल में आ जाते थे वो नहीं आते, अब खाली 18 साल से ऊपर का लड़का या लड़की जेल में आ सकते हैं। 18 साल से नीचे वाले जुवेनाइल हो जाते हैं तो उनको जुवेनाइल होम्स वगैरह में भेजते हैं। तो ये बातें हैं, चलती रही काफ़ी देर तक। अब हम आते हैं पहले 84 पे। 84 पे कुछ जर्नलिस्ट ने, संजय सूरी थे और एक और जर्नलिस्ट थी, लेडी जर्नलिस्ट, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि यहाँ यौन शोषण होता है कैदियों का। तो उस यौन शोषण पे जब उन्होंने लगाई, उसमें उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया था कि जो पावरफुल कैदी आते हैं उनके सामने यंग प्रिजनर को एज ए सेक्स वर्कर जो इस्तेमाल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी करवाई, और इंक्वायरी करवाने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे दिल्ली के, उस टाइम पे एक ही सेशन जज होते थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा ये जो तथ्य हैं सच है। अच्छा। तो उसमें ये भी आया था कि कई बार जो कुछ एक सिपाहियों के नाम भी लिखे हुए थे, स्टाफ के नाम भी लिखे हुए थे कि ये लोग जो यंग प्रिजनर होते हैं उनको हैबिचुअल प्रिजनर्स को सप्लाई करते हैं, या और पावरफुल प्रिजनर होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो
जब ये वाली बात उन्होंने उसमें कही तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उस रिपोर्ट के ऊपर। उन्होंने स्टाफ को भी, काफ़ी सारे स्टाफ को भी वहाँ से डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए उनके ऊपर कहा। प्रिजनर्स जिनके साथ यौन शोषण हुआ था उनको, उनकी भी बेल वगैरह की वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर किए। पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल पे छोड़ा उनको। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जितना भी जेल स्टाफ है इनको रोटेट करते रहेंगे, एक फिक्स पीरियड में आप इनको रोटेट करते रहेंगे। तो काफ़ी हिस्टोरिक थी। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कस्टडी वारंट होगा जिस पे एज वगैरह प्रिजनर्स की नहीं लिखी होती तो उस पर एज भी जो है लिखी जाएगी। तो ये बात मैं आपको लेके गया 83-84 में। और अभी भी ये जो जजमेंट है संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, काफ़ी हिस्टोरिक जजमेंट है जिसमें ये प्रूव हुआ था कि बच्चों के साथ रेप होता है। उसके बाद हम चलते हैं मैडम किरण बेदी जब आ गई इस पे आते हैं। तो उस पर एक एनजीओ ने पूरा वो किया, सर्वे किया। तो उन्होंने कहा कि जो 18 से 21 साल के जो बच्चे हैं इनमें विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट इनके आपस में सोडोमी के 80% तक प्रिजनर जो है सोडोमी करते हैं। तो जब ये वाली बात कही तो बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी कि बच्चे इतनी ज़्यादा सोडोमी है। वो शायद नेचुरल भी लगता है, आपको विश्वास भी हो जाएगा कि बच्चों वो एज एक ऐसी होती है कि जिसमें सेक्स वगैरह के लिए और खासकर अपोजिट सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। टीनेजर हो गए 18, 19, 20, 21 ये। तो फिर जब उन्होंने ये बात कही तो फिर हम सब ने सोचा, मैडम ने सोचा कि इसमें अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैडम ने कहा कि सभी की एक कंसेंसस थी कि उन दिनों में HIV एड्स और HIV बहुत ज़्यादा वो फैल रहे थे। उन दिनों में बड़े हिस्टोरिक वो लिए गए थे, डिसीजन लिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा भी। जैसे ये इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्शन लगाते और दूसरे के ऊपर वो नीडल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। या ब्लड डोनेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो रोक लगाई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है ये हम कंडोम का जो है उसमें ये भी होता है कि अगर आप सेक्स कर रहे हो कंडोम लगा के करो, अगर किसी अनजान उससे कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से आपने मान लिया कि हाँ ये हो रहा है, हाँ, उसको रोका नहीं जा सकता है, एनजीओ ने बताई तो प्रिकॉशन ले लो। हाँ, एनजीओ ने बता ही दिया था तो उस पर तो ना विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं था। तो उस पे फिर वो जब मतलब इसको रोका नहीं जा सकता था या रोका नहीं जा तो सकता है, कंडोम रखवाए वहाँ पे, कंडोम रखवाने का भी था। तो तभी इसकी भनक जो है कुछ वकीलों को लग गई। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया। जनक राज जय थे, बड़े अच्छे वकील थे, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया। और क्या लगाया लिटिगेशन? उसमें लगाया कि अगर हम कंडोम ऐसे सप्लाई करते हैं तो एक तरह का हम होमोसेक्सुअलिटी करने के लिए उनको इनवाइट बढ़ावा दे रहे हैं, इनवाइट करें, बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसकी बात को फिर हाई कोर्ट ने भी माना। तो फिर हमारा जो ये स्टेप था कंडोम वाला इसको स्टे कर दिया। तो क्या आप मानते हैं कि इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है जेल के अंदर? इतने साल आप रहे हैं, पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल? नहीं, देखिए क्या होता है कि जो बच्चे आपस में जो ये लग जाते हैं बहुत बार, मतलब सहमति वाला उस पर बहुत बार उसमें सहमति होती है। कई बार वो डर भी जाते हैं, जब नया बच्चा आया वो डर भी जाता है कि ये आदमी कई सालों से यहाँ पे है, तो वो फिर उसमें उसके प्रेशर के आगे कम कर जाते हैं। अच्छा, मतलब वैसे तो मतलब कहा जाए तो रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा। अब आप देखिए ना, अगर इतने बड़े स्केल पर उन्होंने 80% कहा था, 80%, हाँ क्यों, तो मतलब अगर 300, 400, 500 भी अगर आपके पास किशोर हैं, अगर उसमें 80% कर रहे हैं। और आप देखें आपका जो क्रिमिनल केस है सोडोमी, जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, वो आपकी FIR कभी जाके महीने में एक दर्ज हो रही है, जबकि 80% हो रहा है, लेकिन उसका कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। छिपे में 80% का जो उन्होंने एनजीओ ने कहा था, तो तभी हमने कंडोम रखने का वो किया था। महिला कैदियों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा जानकारी उस तरह से नहीं मिल पाती है, आपका क्या अनुभव रहा है और क्या सिस्टम होता है महिला कैदियों को लेकर? क्या वहाँ भी इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं या जो जैसे
मेल कैदियों में अपना अपना वर्चस्व और गुंडे टाइप होते हैं, महिलाओं में भी इस तरह का होता है? नहीं देखें, इसलिए ना हमारा जो प्रिजन एक्ट है बड़ा क्लियर है। अच्छा। वो कहता है कि आप महिला कैदियों को पुरुष कैदियों से अलग रखेंगे, अलग जेल में रखेंगे। दूसरा उसने कहा है कि कैदियों को अंडर ट्रायल से आप अलग रखेंगे। तीसरा उसने कहा है किशोर कैदियों को एडल्ट कैदियों से आप अलग रखेंगे। एडल्ट कैदी मतलब वैसे तो वोट वाला तो 18 साल वाला भी तैयार हो जाता है, मतलब 18 से 21 वालों को 21 से ऊपर वाले जो उनसे अलग रखेंगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए, सोडोमी वगैरह किसको रोकने के लिए, तो उनकी अलग जेल होती है। तो ये तो एक्ट कहता है। तो जहाँ तक महिलाओं का आप ये है, ये मुझे कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली या ऐसा कोई इंस्टेंस मेरे उसमें नहीं आया जिसमें कि कहीं महिला कैदी का किसी पुरुष कैदी या किसी इन्फ्लुएंशियल कैदी ने मिसयूज़ किया हो। ऐसी चीज़ें नहीं? ऐसी नहीं। अच्छा, ये जो महिलाओं का जो एरिया है जेल में, वैसे तिहाड़ में ही अलग कैंपस है, अलग जगह है या एक जेल बिल्कुल अलग है इससे? हाँ, एक जेल इनकी तिहाड़ कैंपस में, एक मंडोली कैंपस में। और ये मतलब मिलना जुलना एकदम बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अलग? खाली अपने घर वाले से मिल सकती है वो। मेल और फीमेल कैदी तो आपस में देख भी नहीं सकते एक दूसरे को? ऐसा नहीं, फीमेल कैदी और मेल जो पति पत्नी है या बेटा माँ है, तो उनका ये है कि वो हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, पर उसके बीच में वो आयरन ग्रिल होती है। अच्छा। फिजिकल टच वगैरह नहीं है। अच्छा, आपने चाल शोभराज की बात की कि उससे मिलने भी महिलाएं, उसकी महिला मित्र या महिलाएं आती थी। हाँ, उसका उस तरह से अनैतिक संबंध या दुरुपयोग। सुब्रत राय सहारा के बारे आपने बोला कि वो उनकी एयर होस्टेस आती थी और उस तरह के रिलेशन भी अनैतिक बनते होंगे, इसके पूरे चांसेस थे। तो अभी जैसे हालिया में सुकेश चंद्रशेखर की भी बात आई कि वो अपने जो फिल्मी उसके जो रिलेशन रहे हैं बॉलीवुड के लड़कियां, एक्ट्रेस, वो भी आती थी मिलने, और इस तरह के कुछ निशान जो है यहाँ पे किसके और वो क्या क्या मीडिया दिखाती थी। तो आपको लगता है कि आज भी इतनी छूट है इस तरह की, आज भी वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं? देखिए क्या है कि मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि जब भी कोई पावरफुल, मनी वाइज पावरफुल या वैसे पावरफुल या दादा आया है, तो हमारा सिस्टम उसके आगे झुक जाता है। तो सुकेश चंद्रशेखर का भी यही है कि उसके आगे सिस्टम झुक गया। बहुत सारे लोगों को चार्जशीट मिली है, बहुत सारे जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर रहे हैं, सालों तक रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी करप्शन तो शायद कभी नहीं हुई होगी कि करप्शन के मामले में सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और स्टाफ भी जो है जेल के अंदर रहे हैं, मकोका लगा दिए, काफ़ी देर तक जेल में रहे हैं, फिर आप छूटे हैं। तो ये वाली करप्शन तो मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने सारे जेल स्टाफ के लोग हैं, उनको एक दूसरी पे जो है ये दे रहा है, हर बार जितनी पे मिलती है उतना बंडल भर के ये हर एक को दे रहा है। तो ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। पर आप देखें, करप्शन तो है। अब यूनिटेक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया करप्शन का। उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल और पूरे स्टाफ को जो है सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए, क्योंकि वो यूनिटेक वाला जो था जेल से ही जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचे जा रहा था। तो यूनिटेक का ओनर भी सर मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व? हाँ, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जब संज्ञान में आई कि वो यूनिटेक के जो ऑनर हैं वो जेल में बैठ के प्रॉपर्टीज़ वगैरह की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्शन दी कि इन सब के ऊपर एक्शन लिया जाए, और सुपरिटेंडेंट समेत कई लोग जो है सस्पेंड उसमें रहे। और अभी जाके कुछ सालों के बाद ही, मेरे ख्याल अभी मैं कोई महीना 1.5 महीना पहले मैं पढ़ रहा था कि जो सस्पेंडेड थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि इतनी देर से मैं सस्पेंड रखा हुआ है, अब तो ड्यूटी पे ले लो। तो उनको शायद ड्यूटी पे लेने के लिए ऑर्डर किए हैं, और इसमें कमिश्नर पुलिस ने इंक्वायरी की थी और उसने इंडाइक्ट किया था इनको। सर, ये जेल में शादियों वादियों का इस तरह का भी कुछ सिस्टम या कोई प्रावधान इस तरह का होता है कि कभी ये भी मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो कहीं इस तरह की चीज़ें आई कि ये पॉसिबल है क्या? नहीं, जेल में क्या था अभी, कोई 6 महीने पहले एक गैंगस्टर है, उसने कस्टडी पैरोल मांगी थी क्योंकि वो शादी करना चाहता था। अच्छा। जो जिससे शादी करना चाहता तो वो भी काफ़ी नोटोरियस
प्रिजनर थी, तो अच्छा। कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। अच्छा। तो जनरली क्या होता है कि शादी के लिए आपको पैरोल वगैरह तो मिल सकती है, पैरोल फरलो वगैरह तो मिल सकती है, या इंटरिम बेल मिल सकती है, पर ये वैलिड ग्राउंड नहीं है कि आपको बेल के लिए। पर ये बेल भी पहली बार मैंने देखा था, इंटरिम बेल दी थी उनको कि गैंगस्टर जो है एक दूसरी गैंगस्टर से जाके शादी कर ले शादी के लिए। मतलब इसमें किसी तरह का कोई दबाव या किसी तरह का उत्प्रेरक नहीं था, वो कोर्ट ने अपने हिसाब से ना सही ना, इसमें दबाव वगैरह कुछ नहीं होता। हम्म। और देखें क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है रिफॉर्मेटिव पॉलिसी पे काम करता है। हम लोगों का ये मानना होता है कि अगर किसी की हम शादी करते हैं तो उसके सिर पे जो है बर्डन पड़ेगी, परिवार चलाने की बर्डन पड़ेगी, तो वो गलत काम शायद नहीं करेगा। तो इसलिए ये शादी को एक तरह का रिफॉर्मेटिव एक स्टेप माना जाता है। अच्छा, अब तो टेक्निकली तमाम चीज़ें आ गई हैं, तो जेल में टेक्निकली, और मैंने पढ़ा कि तिहाड़ में एक बड़ा मतलब एशिया में स्थान होल्ड करता है बड़े एरिया के हिसाब से, ताकि साथ ही टेक्निकली भी उसको इनरिच बताया जाता है कि उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। तो वहाँ पे क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी है? क्या मतलब कैदियों को वीडियो कॉल के ज़रिए बात करने की कुछ इस तरह की सुविधा है? ऐसा नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी में है, जैसे जो भी कैदी आता है उसकी फ़ोटो खींची ली जाती है सिक्योरिटी लेवल से एडमिशन के टाइम पे। तो उससे क्या हो गया कि पहले क्या होता था, प्रिजनर अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाने के लिए कोई भी नाम अपना बता देते। नाम अगर राम है तो रमेश लिखवा देते थे। अच्छा। फादर नेम भी वो कुछ और लिखवा देते थे। उसमें क्या होता था कि पुलिस के पास कोई वेरिफिकेशन का साधन नहीं होता था। अब ये है कि अब जैसे कोई प्रिजनर आया, पहले राम के नाम से आया और अब उसने रमेश लिखवा दिया, हम एकदम उसको पकड़ लेंगे कि तूने भैया पहले जो तेरे अंगूठे के वो निशान है वो शो कर रहे हैं कि तू पहले रमेश के नाम से आया था या राम के नाम से आया था। तो अब एकदम वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बंदा जो है ये नाम बदल रहा है। तो इसलिए हम जैसे अगर वो राम है उसके एलियस रमेश कर देंगे, भाई पहले ये राम के नाम से भी रह के गया ताकि उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो पहले तो ये अब जब तक डिजिटाइज नहीं हुआ था तब तक तुम्हें पता ही नहीं होता था, अलग अलग नाम से जो है प्रिजनर होते थे, आते थे, जाते थे, हमें पता नहीं होता था। अब इससे जो है पूरे रिकॉर्ड्स भी आपके सामने आ जाते हैं एक क्लिक पे। इसके अलावा हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, कियोस्क बनाए हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन कियोस्क बनाए हैं जिसमें कि जैसे जो लीगल एड के वकील आते हैं तो किसी भी प्रिजनर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो कियोस्क से ले सकते हैं। कियोस्क जेल के अंदर ही है। ये तिहाड़ का शायद अपना पहला एक बड़ा इनिशिएटिव था, अब मुझे पता नहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 2016 की उसमें बात करो। उसके बाद उस टाइम पे तो उसके बाद एक्सरे स्कैनर से, जो कि किसी जेल में आपको नहीं मिलेंगे, एक्सरे स्कैनर थे, कई एक्सरे स्कैनर्स लगे हुए थे ताकि किसी प्रिजनर ने कोई खाने पीने की चीज़ या कपड़े वगैरह हैं तो उसमें चीज़ें प्रोहिबिटेड आर्टिकल छुप के चली जाती थी। तो एक्सरे स्कैनर एकदम जैसे पार्लियामेंट इसमें की सिक्योरिटी है या आप एयरपोर्ट पे जाएंगे उसमें एक्सरे स्कैनर होते हैं, जैसे आप सामान वगैरह होते हैं तो एकदम जो है वहाँ के जो तो वो यहाँ लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, मोबाइल जैमर्स लगे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे वो लगे हुए हैं। तो डिजिटाइज होने का उसमें तो है कि अग्रणी है तिहाड़ जो है। उसके पीछे भी कारण है कि दिल्ली गवर्नमेंट से जब भी कोई महंगे से महंगा कोई इक्विपमेंट होता था वो मिल जाता था। अच्छा। क्योंकि बजट सरप्लस स्टेट होती थी तो उसमें कभी दिक्कत नहीं होती थी, जबकि और स्टेट गवर्नमेंट को छोटी छोटी चीज़ खरीदनी होती थी तो सालों साल लग जाते थे उनको करने में। तो जहाँ तक आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, मोबाइल तो अंदर किसी हालत में नहीं जाता। पर जो खतरनाक लोग हैं उनके लिए वो जेल में जाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि मोबाइल उनके पास पहुंचना। तो वो कुछ भी कास्ट सेंटिमेंट्स को करके या पैसा खिला के कैसे करके मोबाइल ले लेते हैं। अब कई बड़े बड़े प्रिजनर हैं, जैसे पप्पू यादव का आपने नाम सुना होगा, शाहबुद्दीन का नाम सुना होगा।
इनको दिल्ली लॉरेंस में बिश्नोई का भी बिश्नोई का इनको दिल्ली में इसलिए ट्रांसफर किया था सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन और पप्पू यादव को, क्योंकि इनका पता लगा था कि प्रेस रिपोर्ट आई थी कि ये वहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जेलों में, और जेलों में दरबार लगा रहे हैं, जेल का खाना नहीं खा रहे, खाना इनका बाहर से आ रहा है, पूरी दादागिरी इनकी चल रही है। तो तभी उन्होंने तिहाड़ में इनको भेजा था। तो जो भी ऐसा बड़ा आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मोबाइल उसके हो, जबकि हर एक जेल में पीसीओ लगे हुए हैं, पीसीओ से आप बात कर सकते हैं, पर उनको होता है कि किसी तरीके से मोबाइल पहुंच जाए, उसके लिए बड़े से बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, उससे करप्शन होती है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिक्योरिटी लेवल पर यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से है। जी, और जी। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि दूसरे जेलों से ट्रांसफ़र करके तिहाड़ में भेजा जाता था इन लोगों को, या भेजा जाता है, तो इसलिए कि यहाँ पे सख्ती ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, सख्ती ज़्यादा, लेकिन बावजूद इसके भी हम खबरों में देखते हैं या अलग अलग माध्यमों से आता है कि यहाँ पे भी वो सिक्योरिटी ब्रीच होता है। हाँ, सिक्योरिटी ब्रीच होता है सिस्टम को, जैसे अब सुकेश चंद्रशेखर का है, उससे तो साफ पता लगता है कि उसको पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया, तभी सुप्रीम जेल और दूसरे स्टाफ के लोग जो है वो जेल के अंदर रह के गए, काफ़ी देर जेल के अंदर रह के गए। यूनिटेक की जो बात है उसमें भी वायलेशन हुआ, तगड़ा वायलेशन, तभी सुप्रीम जेल वगैरह सस्पेंड हो गए थे। सहारा, तो हाँ, सहारा श्री के उसमें तो मैं लेके गया था। हाँ, आपने तो उसमें कुछ एक्शन हुआ नहीं, तो वो वायलेशन तो होता है। तो ये तो पावरफुल लोगों की बात है कि उन्होंने अपने पावर के दम पे, ताकत के दम पे, अप्रोच के दम पे वायलेट करते हैं नियमों को, जो भी आपके जेल के मैनुअल हैं उसके अलग, उससे अलग। लेकिन जो मीडियम स्तर के जो अपराधी हैं, जो कैदी हैं, वो कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं, आपने इतने लंबे टाइम में देखा होगा कि जिससे इस तरह की अनैतिक चीज़ें अंदर चली जाए? जैसे आप बता रहे थे अभी कि कपड़ों में रख के, शायद आपने बताया कि कपड़ों में रख के वो ले जाते थे। इस तरह के और क्या क्या तरीके? चीज़ों में रख के ले जाते थे। चीज़ों में खाने की चीज़, अब तो खाने की चीज़ अंदर नहीं जा पाती। अच्छा, उस टाइम पे खाने की चीज़ घर से खाना बन के आता था, तो वो हम अलाउ कर देते थे। सब्जी पनीर की होती थी, पनीर के अंदर एक कैविटी करके उसमें स्मैक रखी हुई है। पराठा बनाओ, पराठे की लेयर में जो है करेंसी नोट्स हैं, ड्रग्स हैं। अरे बाप रे! तो इस तरीके से होता था। पराठे के जो लेयर होते हैं 2-3 उसके बीच में। तो उससे क्या है कि इसलिए खाने की चीज़ें हमने बिल्कुल अंदर, जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन था, बिल्कुल बंद कर दी। बंद तो करते सर, लेकिन जैसे कुछ मेडिकल वो करके लोग ले ही लेते होंगे। हाँ, अब क्या है कि मेन, जैसा कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में जो है ये चीज़ें छुप के अंदर जाती हैं, या बाहर से थ्रो होती हैं प्राइवेट पार्ट्स में। मेल के, हाँ, मेल के, फीमेल के, सबके उसमें जा सकती है, अंदर चीज़ जाती है। तो जो आप ये स्कैनर बता रहे हैं कि स्कैनर आपके सामान को तो कर सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी को, आपकी बॉडी को नहीं कर सकते ना। हाँ, उसके जरिए जाता है। हाँ, उसके जरिए जाते हैं। फिर थ्रोइंग से आती हैं जेल के अंदर। मोबाइल फोन है बाहर से, या अच्छा, हाँ, मैं कहीं देख रहा था तो नाइजीरियन की बात आई थी। नाइजीरियन की बात आई, ड्रग्स हैं, उसके बाउल में डाल के उसको अंदर फेंक देते हैं। देखिए क्या होता था, जेल का जो है, जेल बनाने का जो था, जो हमारा अंग्रेज़ों के टाइम का एक्ट था 1894 का, वो कहता था कि जेलें अब म्युनिसिपल लिमिट से बाहर बनाएंगे। अब देखें ना, पुरानी जेल अगर पोर्ट ब्लेयर की देंगे, जिसको काला पानी कहते हैं, समुद्र के उस पे किनारे बनाई है। विदेशों में भी आप देखेंगे समुद्र के बीच में जेल बना देते हैं, या जंगलों में जेल बनती है। तो अब क्या हो गया है कि जेलें जब बनाई थी उस टाइम पे शायद दिल्ली कैंटोनमेंट का एरिया जो है ये इतना पॉपुलेटेड नहीं था, म्युनिसिपल लिमिट से बाहर आता था। पर अब आज की दिल्ली आप देखेंगे तो आज की दिल्ली में ये बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली का पार्ट बन गया। और हैवली पॉपुलेटेड जनकपुरी इलाका, हरिनगर, ये हैवली पॉपुलेटेड इलाका जो है सब तरफ से आ गया। तो उसमें कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं, किसी तरीके से भी आप प्रोपर्टी आर्टिकल जो है अंदर पहुँचा सकते हैं। अब मंडोली है, मंडोली की जेल देखेंगे, मंडोली की जो बाउंड्री वाल है और जो किसी एक घर की बाउंड्री वाल है, अच्छा, मेरे 20 फीट का भी फर्क नहीं होगा। अरे, तो अब उसमें अब ये चीज़ें हैं, इसमें कोई भी चीज़ आप अंदर डालते हो तो आप बड़े आराम से डाल सकते हो। अब क्यूरेटिव स्टेप जेल वाले लेते हैं, उन्होंने बाहर नेट वगैरह लगा दिया या वो कर दिया, पर उन चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, मिसयूज भी होता है, मिसयूज भी कर सकते हैं उस चीज़ का। अच्छा, फांसी जो एक सज़ा है वो सुन के ही इंसान कांप जाता है, और यहाँ देश में, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फांसी तो है नहीं। तो आपने भी अपने कार्यकाल में कई फांसियाँ देखी होंगी, उनमें से एक चर्चा आती है अफजल गुरु की।
जो आतंकी और जो संसद हमले का आतंकी, और उसको जब फांसी की सज़ा दी जा रही थी तो आप भावुक हो गए थे। वो कौन सा पल था? क्या ऐसे इमोशंस जुड़े कि जिसने आपको रुलाने पर मजबूर किया? क्या होता है कि देखिए, भावुक तो कोई भी फांसी होती है, मैं तो चाहता नहीं कि फांसी कोई जेल में हो या फांसी का कोई प्रोविज़न भी जेल में हो, आईपीसी की किताब में हो, क्योंकि जनरली मेरा मानना ये है कि फांसी जो है उन्हीं को मिलती है जो गरीब लोग होते हैं। अच्छा। अब आप देखें कि जो आपने नाम लिए हैं फांसी, 8 फांसियाँ मैंने देखी हैं। अगर मेरा ये विचार है कि अगर इनके सब केसों में अगर वकील बड़े टॉप लेवल के वकील होते तो शायद इनको फांसी ना मिलती। अभी आप देखें निठारी का आपने मर्डर सुने होंगे कितने, वो कोहली था, पंडेर था जिन्होंने किया था। अब सभी ने वकील बहुत अच्छे कर लिए तो अब शायद वो छूटने वाले हैं, जैसे मैंने अखबारों में पढ़ा है। तो अगर आप वकील आपने अच्छा कर लिया आप छूट जाओगे, वकील आपने अच्छा नहीं किया आप गरीब हो आप लटक जाओगे, तो ये पूरी एक न्याय व्यवस्था है उसके खिलाफ है। इसलिए मेरा है कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप अफजल गुरु की बात कर रहे हैं, तो अफजल गुरु की जो फांसी है, जब उसकी फांसी की, वो एक अनयूजुअल थी मेरे लिए, क्योंकि पहली बार उसका मैंने देखा था कि वो उसने बताया कि जबकि उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो कहता है मैं निर्दोष हूँ और मुझे ट्रैप करके जो है इसमें केस में फंसाया गया है। अच्छा। अब मैंने कहा ये तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी या हाई कोर्ट देखेगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप हमें बता रहे हैं तो क्योंकि आपका आखिरी टाइम है, हमें सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही मैंने लिखा अपनी किताब में। अच्छा। फिर कहने कि नहीं, मैं अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बच्चे को जो है मेडिकल एजुकेशन ना देता। तो ठीक है। फिर उन्होंने एक गाना गाया, तो वो गाना गाया तो उससे थोड़ा सा ना, वो गाना सुन के वो था गाना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो गाना सुन के ना थोड़ा सा वो उसमें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जिसमें कि आप किसी को जो है जैसे आप किसी को लटका रहे हैं, तो वो फिर एक फीलिंग थी। फिर उसने मुझे कहा कि आपकी आंखों में कंपैशन मुझे बहुत नज़र आता है। तो मैं क्या, जब मेरे को आप लटकाएंगे तो मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तू देखते रहे, आंखें देखने में तो कोई किसी को मना नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें थी जो मतलब पर्सनली थोड़ा सा वो कर देती हैं। तो ये आम बात है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। देखिए हमारे लिए जो क्रिमिनल होता है, हमारा कानून ये कहता है कि आप होस्ट और प्रिजनर जो है आपका गेस्ट है। अच्छा। जब होस्ट और गेस्ट वाली आपकी रिलेशनशिप हो, उधर से आप कहते हो, गांधी जी की बड़ी फेमस सेइंग है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। जब ये चीज़ है तो मतलब आप जो एक उस तरह की इमोशनल फीलिंग आई, हाँ, वो अपने मानवता के स्तर पे तत्काल की चीज़ें आप देख के आप वो गाना इमोशनल मैंने कई बार, हाँ, वो गाना जब भी मैं अच्छा। सुनता था तो उसकी एकदम शक्ल सामने आ जाती। वो थोड़ा सा वो, बाकी कोई किसी खास बंदे के लिए या कुछ वो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जेलर को लेके जो छवि बनी रहती है हम लोगों के मन में, बड़ा सख्त, क्रूर, पीटने वाला, मारने वाला और तमाम तरह की यातनाएं देने वाला, आप अपने को लेके कभी ये नहीं महसूस हुआ आपको कि मैं अनफिट हूँ इस जॉब के लिए? नहीं, इतना इमोशनल हैं? और मैं मोस्ट फिट हूँ। जो बॉलीवुड में दिखाते हैं वो गलत दिखाते हैं। अच्छा। एक्चुअली देखो, जो जेलर का मतलब होता है सुधारक। वाह। बेशक आपको सिक्योरिटी सुधारगृह भी कहते हैं, सिक्योरिटी सुधारने के लिए कहते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी हैं आपके पास जो सुधारती हैं। तो मेन काम है आपका, पहला है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी और दूसरा है सुधारना। मैंने देखा है जेल में कई सारे ऐसे ऑफिसर थे हमारे जो बिल्कुल सीधे, पर लोगों का उनके साथ इतना प्यार था। जब वो ट्रांसफ़र होके गए तो रो रहे थे हमारे क्रिमिनल कि वो क्यों गए उसमें, क्योंकि मैंने देखा है कि जो सीधे बंदे होते हैं वो एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। अगर वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो
उनकी बात मानेंगे। और अगर उसने कह दिया, जो सीधा बंदा है उसने कह दिया कि आप क्राइम नहीं करोगे, वो नहीं करेंगे क्राइम। अगर उन्होंने प्रॉमिस कर दिए तो जो भी मेरे हिसाब से तो जो है एक जो जेलर है उसको खतरनाक पर्सनैलिटी का ना होके एक ऐसी पर्सनैलिटी का होना चाहिए जिसको देख के आपको एक उसकी बात मानने का, एक टीचर जैसे होते हैं, आपको उसकी बात मानने का दिल करे। अच्छा, जिस तरह के हालात है, तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी को लेकर भी आपने कहा कि यहाँ पर बहुत एडवांस सिक्योरिटी और उस तरह से चीज़ें रखी गई हैं जेल में। अभी हाल ही में, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, खबरों में आई थी मई 2023 के आसपास, टिल्लू ताजपुरिया की जो है वहाँ पे मारकर बहुत नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। वो सब उन लोगों का आपस का गैंग वार था। तो ये क्या पॉसिबल है? उसको 50 बार गोदा गया, मारा गया चाकू से, रॉड से। तो ये आपको लगता है कि ये आसान है और ये चीज़ें होती हैं क्या फ्रिक्वेंटली? ये तो बहुत तगड़ा वायलेशन है। जैसे सुकेश चंद्रशेखर का मैंने कहा कि बहुत बड़ा वायलेशन है जिसको माफ़ नहीं कर सकते। टिल्लू ताजपुरिया वाला भी ऐसा वायलेशन है जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते। उसमें हम देख रहे थे, जो उसकी टीवी फुटेज आई थी उसमें साफ पता लग रहा था कि सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, हाथ में डंडे लेके खड़े हैं, उनके सामने वो मारे जा रहे हैं, वो रोक नहीं रहे। तो ये तो बहुत बड़ा वायलेशन है क्योंकि हमारी जो प्रशासन है, सबसे पहले इनकी ड्यूटी ये होती है कि बचाना, सेफ कस्टडी दो और सिक्योर कस्टडी दो ताकि उसको कुछ कहे ना। आपके सामने जो है अगर कोई किसी को मार रहा है तो ये आप बहुत बड़ा दंड के भागीदार हैं, जो कि आपकी ड्यूटी है। आप वो ड्यूटी निभाना तो दूर है, आप उसका ड्यूटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, वीआईपी ट्रीटमेंट की बात होती है कैदियों को लेकर, जो वीआईपी लोग आते हैं, तो ये इसमें कितना नियम है, कितना रसूख के बल पर ये इसको किया जाता है कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन आ गया, कोई सेलिब्रिटी आ गया, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा गया, कोई बाबा आ गए, इस तरह के लोग अगर आ रहे हैं तो क्या नियमतः उनको अलग तरीके से रखा जाता है या फिर वो अपनी ताकत के बल पर ही वो सारी चीज़ें गेन करते हैं? मैंने बहुत बार ये देखा है कि जब ऐसे ताकतवर लोग होते हैं वो अपनी ताकत का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। पैसे वाले आते हैं तो पैसा दे के सुविधाओं को खरीदते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं अपने बल के उस पर जो है, पॉलिटिशियन होते हैं अपने बल के ऊपर जो है सुविधाएं लेने की जो लेते हैं। तो देखिए सुविधाएं क्या होती है, 3 तरह की सुविधाएं। एक तो जो भी प्रिजनर आता है उसको एक अलग सेल चाहिए, क्योंकि आम आदमी के साथ कोई नहीं रहना चाहता, उसको अलग से कमरा चाहिए रहने के लिए। दूसरा उसका होता है उसके जो मिलने वाले हैं वो जब भी आए उनको हम जेल वाले मिलवा दें। प्लस टीवी वगैरह चाहिए तो बड़ी आम बात है, टीवी तो हम सबको दे देते हैं। अच्छा, टीवी देखने की सुविधा है जेल में? हाँ, टीवी अंदर बहुत है। तो उसके बाद ये है कि आप कपड़े वगैरह जितने रखें वो भी छोटी बात है। तीसरी बात होती है इनकी कि ये जेल का खाना नहीं खाना चाहते। पहली होगी सेल की, दूसरी होगी कि आपको जो मिलने वाले आ रहे हैं वो मिले, और तीसरा है खाना वो चाहते हैं घर का या किसी होटल का। 3 सुविधाएं अगर आपने दे दी या एक भी सुविधा दे दी तो इनको वीआईपी सुविधाएं कहते हैं। तो ये वीआईपी सुविधाएं हैं या तो पैसे के बल पे या रुतबे के ऊपर या डर से ये चीज़ें ली जाती हैं। नियम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल कैटेगरी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई नया कैदी आता है तो उसको परेशान करना या आपराधिक गतिविधियों में, या फिर जैसे आपने रेप और तमाम चीज़ों की बात की, तो ऐसे में कोई नया कैदी आ रहा है तो उसको इस तरह से छोड़ देना, तो जंगल ही है, वहाँ तो और नोच खाएंगे और वो कर देंगे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनको पहले अलग रखें या फिर कुछ ऐसा करें? इसलिए जो पहली ड्यूटी है जेल प्रशासन की वही है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो नया कैदी आया है, उनको हैबिचुअल प्रिजनर से अलग रखना। अच्छा, जो दूसरे जो गैंगस्टर हैं उनसे अलग रखना, क्योंकि अगर हैबिचुअल प्रिजनर के उसमें वो आ गया तो बिगड़ जाएगा, बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा लॉ ये कहता है कि आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को जो है दूसरे ऑफेंडर से अलग रखेंगे, और वो अलग रखा जाता है। तो बाकी जहाँ तक और बातें हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मिथ और भ्रांतियां जेल को लेकर क्या क्या है, थोड़ा सा अगर वो बताएं, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती भी जेल में पहुंचते हैं, ख़ासतौर से महिलाएं। उनका क्या मकसद होता है और वो क्या अनुभव रहा है आपका?
हाँ देखिए, ये जो बात है 1999 या 2000 की बात है। हमारे यहाँ काफ़ी सारी प्रेग्नेंट औरतें जो है जेल में आती थी, बाहर से प्रेग्नेंट, झुग्गी झोपड़ी इलाके से जो है वो आती थी। तो अपना जेल में अच्छा अरेंजमेंट है, प्री नेटल, एंटी नेटल और ये सारा, पोस्ट नेटल वगैरह सारा अच्छा, वो दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर वगैरह हैं वो अवेलेबल हैं। तो प्री नेटल पोस्ट नेटल वो जो है अपनी करवाती थी, और बच्चा जब 3-4 महीने का हो जाता था तब निकल जाती थी। वो ज़्यादातर शराब के केस में आती थी, क्योंकि शराब की अगर बोतल आपने एक क्वांटिटी जो है, एक्साइज एक्ट का केस होता है, अगर शराब की क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है तो उसमें वो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अच्छा। तो उसमें वो आती थी। तो फिर हमने देखा कि जहाँ पहले एक एवरेज जो है 15 डिलीवरी होती थी, तो 35-40 डिलीवरी होनी शुरू हो गई। तो हमने कहा कोई दाल में काला है। तो फिर हमने जब उसकी इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि औरतें इसलिए आ रही हैं जेल में कि उनको ये है कि जेल में जाएंगे तो लड़का पैदा होगा। अच्छा। हाँ, तो ये उनको एक मिसकंसेप्शन थी कि जेल में लड़का, भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे, तो जेल में होगा तो लड़का पैदा होगा। अच्छा, ये रिलेशन इस तरह से। हाँ, इस तरीके से जो सोचते फिर थे। हमें काफ़ी इस मिथ को तोड़ने के लिए काफ़ी अखबारों में ऐड वगैरह देनी पड़ी और कुछ करना पड़ा। तो धीरे धीरे मुझे लगता है अब तो लेवल पे होगा। अच्छा, ये जेल के अंदर बिजनेस भी, या फिर जो कैदी है वो काम करते हैं, कमाते भी हैं, कुछ इस तरह का है क्या? हाँ देखें, जो भी काम करता है, जो भी खासकर कैदी है जिसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, तो जो काम करता है तो उनको वेजिस मिलते हैं। तो वेजिस मिलते हैं, जो दिल्ली के वेजिस हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर के जो वेजिस हैं, तो वो वेजिस उनको मिलते हैं। तो जो वेजिस मिलते हैं तो बहुत सारे प्रिजनर जो हैं उन वेजिस को जोड़ के अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। बहुत सारे हैं, क्योंकि जो भी वेजिस मिलते हैं इनके बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं, और बैंक अकाउंट से चेकबुक वगैरह होती है, तो साइन करके दीजिए कि इनके घर वाले पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा, मिथ वाले में एक और चीज़ मेरे से छूट गई, मैं पूछना चाह रहा था, अभी मुझे ध्यान आया कि अब वो जो फांसी का तख्ता होता है, तख्त लकड़ी वाला, उसको लेके भी कुछ इस तरह की जी, भ्रांतियाँ हैं? फांसी के तख्ते का क्या है कि फांसी के तख्ते की लकड़ी जो होती है, अगर आपका बच्चा जो है पढ़ाई में कमज़ोर है, या रात को डरता है, सपने गंदे सपने आते हैं, डर जाता है, तो उसकी ताबीज़ वगैरह को बना के या उसको तकिए के नीचे रख के, तो उससे ये मिथ है कि वो चीज़, जो डर है उसका, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो क्या होता है, जब भी फांसी होती है, फांसी जल्दी 8-10 साल का गैप हो जाता है एक उसमें, तो जो लकड़ी का तख्ता होता है वो छील के लगभग हर बार जो है नया का बनवाना पड़ता है। अच्छा, चेंज करवाना पड़ता है। कौन ले जाता है उसको? स्टाफ की हैं कोई उसको लकड़ी। अच्छा, स्टाफ के लोग, हाँ, कैदी नहीं? कैदी नहीं, वहाँ तो पहुँच वो ले जाते हैं ताकि इसको जो बाहर अपना दे दें। या जैसे जेल की जो रोटी है, उसके ऊपर है कि अगर जेल की आपने रोटी खा ली, तो आपके अगर कोई बुरे दिन आए हैं तो वो टल जाएंगे। तो मतलब उसके लिए जेल जाते हैं लोग? हाँ, उसके लिए जेल के किसी ऑफिसर वगैरह से वो जान पहचान निकालेंगे कि हमें जेल की रोटी ला दो। अच्छा, मतलब उसके लिए जेल की सजा काटने की जरूरत नहीं है, वो रोटी मंगा लो किसी तरह से। जेल की सजा ना काटनी पड़े इसलिए रोटी मंगवा दो। अच्छा। जेल की पानी, मिट्टी वगैरह, इन सब के मिथ हैं। ये लाल किताब एक है, उसमें ये चीजें लिखी हैं। कमाल की बात। अब पकौड़े को लेकर भी बड़ी चर्चा है, वो क्या है? नहीं, यहाँ पे गुजरात में है वहाँ पे जेल। अच्छा। उसमें क्या है कि वो कैदी पकौड़े बनाते हैं, और वहाँ पे सुबह लाइन लगी होती है कैदियों के हाथ के पकौड़े खाने की। तो काफ़ी उनकी सेल है। जैसे हमारे टीजे प्रोडक्ट है, टीजे में जैसे बेकरी के प्रोडक्ट हैं, या नमकीन वगैरह हैं, या और चीज़ें हैं, तो हमने तो आउटलेट बनाए हुए वहाँ से बेचते हैं। पर वहाँ पे ताज़े पकौड़े कैदी बनाते हैं, और बाहर लोगों की लाइन लगी होती है पकौड़े खाने की। लाइन लगी होती है? हाँ, तो बाहर के लोग ले सकते हैं? हाँ, अहमदाबाद उन बाहर के लोगों के लिए आते हैं। अच्छा, जितना हम देखते हैं, जानते हैं कि कैदी जो है कुछ कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, लकड़ी की कुछ चीज़ें बनाए, या अलग अलग तरह की जो भी उनके टैलेंट है, तो वो चीज़ें बाहर भी आती हैं, बाहर के लोग भी ले सकते हैं? या बिल्कुल। ये शोरूम बने होते हैं, जेल कैंपस में ही शोरूम बने होते हैं जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं।
अच्छा, और वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। तिहाड़ सब जगह। जेल को अगर घूमना चाहे कोई तो घूम सकता है, इस तरह की सुविधा है देखिए क्या? हर जेल में बार आउटलेट बना हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। नहीं, वो तो आउटलेट हो गया, लेकिन कोई जेल को देखना चाहे, समझना चाहे तो उसका कोई नहीं तरीका वो क्या है कि सिक्योरिटी रीजन से मना किया हुआ है, शायद मना किया हुआ। मैंने मेरा जो किताब लिखने के पीछे कारण था वो यही था। अच्छा। मुझे पता था कि मैं नोडल ऑफिसर होता तो मैं बड़ा लिबरल होता था कि अगर कोई लायर हैं, वो कहते थे इंटर्नशिप पे आते थे, लायर्स हो गए, डिफरेंट कॉलेज के वो लॉ स्टूडेंट होते थे, तो इनकी जब भी रिक्वेस्ट आती थी तो हम जनरली अलाउ कर देते थे। कोई कम्युनिटी सर्विस के लिए अगर किसी की आती थी हम अलाउ कर देते थे। पर मुझे पता था कि ये मेरे जाने के बाद जो है शायद ये वाली रिक्वेस्ट, क्योंकि तभी एक चीज़ आने सूसरी होनी शुरू हो गई थी, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो मैंने ये किताब इसीलिए लिखी, एक कारण ये भी था लिखने का कि ताकि लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जेल के बारे में वो मेरी किताब को कोट कर सके। एक और चीज़ है सर, बहुत पहले टाइम से, बचपन से हम लोग देखते हैं फिल्मों में स्पेशली, कि जो कैदी जो है वो जेल की दीवार फांद गए। गब्बर का एक डायलॉग भी है कि जेल की कोई दीवार ऐसी नहीं है जो गब्बर को 20 साल तक रोक सके। आज के वक्त में क्या ये पॉसिबल है, या आपने अपने कार्यकाल में देखा है कि कोई भाग गया जेल से, कोई भाग गया, फरार हो गया? हाँ देखिए, जब 81, 82, 83 के आसपास जो है कई हुए थे, फिर बाद में भी हुआ कि जेल दीवार फांद के गए। एक कैदी ने तो क्या किया कि दो बड़े बड़े जो ये पाइप्स होते हैं, पानी के पाइप्स होते हैं, उनको जोड़ा और सीढ़ी बना के वो 3 दीवारें फांद के बाहर चला गया। तो होता है ऐसे, पर इतना आसान नहीं है। अच्छा, लेकिन होता है, हुआ है आपके सामने? हाँ मेरे सामने हुआ है, पर इतना आसान नहीं है वो। जैसे एक बंदा जो भागा, जो मैं पाइप वाली बात आपको बोल, वो सर्कस में काम करता था। अच्छा। तो वो आराम से उसने कर दिया। फिर पहले क्या होता था, जब शुरू में 81, 82 में प्रिजनर्स कंबल को जो है दीवार के ऊपर फेंकते थे, तो कंबल अड़ जाता था, किसी कील वगैरह किसी से अड़ गया तो फिर वो कंबल के सहारे वो करके बाहर कूद जाते थे। तो ऐसे 1-2 इंस्टांसेस हुए थे उस टाइम पे भी। पर अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो एक तो दीवारों की ऊंचाई ऊपर ज़्यादा कर दी है, और दूसरा उस पर देखा जाता है कि दीवारें जो है पूरी सेफ हैं, कोई कील वगैरह या कोई ऐसी चीज़ चिपकने वाली लगी नहीं हुई उसमें। एक और चीज़ बताइए, जब आपने ये क्लियर किया, हाँ। सुरंग को लेकर भी हमने बहुत देखा है कि जेल में सुरंग किसी ने बना दी, और मतलब ऐसी तो बड़ी जो हॉलीवुड की फिल्में हैं मैंने देखी हैं, जिसमें बहुत स्लोली करते करते आखिरकार वो उसने अंजाम दिया और वो निकल गया। इस तरह की कोई अनुभव या ऐसा कोई घटना या इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है? नहीं, सुरंग का देखिए 1976 में अगर आप देखें, हम तो तब जेल पे ज्वाइन नहीं किया था, पर हमने पढ़ा, अखबारों में ही पढ़ा था कि कोई 85 फीट लंबी या इससे भी ज़्यादा लंबी थी, सुरंग लगाई थी, और कैदी जो है वो सुरंग के जरिए जो है 13 कैदी भाग गए थे। तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है और जेलों में। उसके बाद ये चंडीगढ़ जेल में थे जगतार सिंह हवारा वगैरह, इनका भी सुरंग के जरिए जो इनका भागना हुआ था। अच्छा, ये मतलब बाहर तो गैंग वॉर हम देखते ही हैं, जेल के अंदर भी गैंग वॉर है, लड़ते हैं भिड़ते हैं, कोई एक ग्रुप है, गुट है जिसमें जाके शामिल होना होता है, नहीं तो फिर आपको जीना दुर्भर हो जाएगा। नहीं, गैंग वॉर का देखें बड़ी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है जेल की। दिल्ली में पहले किसी टाइम पे 1 या 2 गैंग होते थे, आज की डेट में 15-20 गैंग होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। बिल्कुल। अब क्या होता है कि गैंग क्यों बने हुए हैं? खाली पैसे के लालच, ज़्यादा पैसे के उसमें गैंग बने। कोई इनके पीछे कोई फिलॉसफी या और कोई चीज़ नहीं, खाली ज़्यादा पैसा कमाना है, उससे ज़्यादा पैसा, उस गैंग से ज़्यादा पैसा कमाना है, और इजी मनी कमाने का है। तो अब क्या है कि अगर एक गैंग आपके यहाँ पे जेल पे, अगर आपने अपोजिट गैंग उसका वहाँ रख दिया, तो जैसे तिल्लू तेजपुरिया के उस केस में हुआ है, तो वैसा केस होने के हमेशा चांसेस रहते हैं। इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी होती है कि कोई भी गैंग वाला अपोजिट गैंग को कभी भी एक जेल में मत रहने दो। जैसे अब 16 जेलें हैं, 16 में से 2 लेडीज़ जेल होगी, बाकी 14 जेलें, तो उनको डिफरेंट जेलों में जो है उसको रखो। पर जहाँ पे एक ही जेल है, उन बेचारों के पास कोई और ऑप्शन होते नहीं कि बस वहीं पे अलग अलग वार्ड्स में रखने के अलावा। आपकी बुक को लेकर भी, आपकी किताब को लेकर भी थोड़ा सा एक चीज़ और समझना चाहूँगा। उस दौरान किताब से गुजरते हुए
पेज नंबर 106 पे आपने बड़ा ही अच्छे से फांसी को, अच्छे से क्या कहूँ, मतलब बहुत ही मार्मिक तरीके से, या कहिए कि जो पढ़ रहा है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो हम नॉर्मली सुन लेते हैं कि फांसी लग गई या फांसी लगने वाली है, बट वो स्टेप बाय स्टेप जो आपने उसको डिस्क्राइब किया ना, कि रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, कैसे टूट जाती है गर्दन, मैनुअल और में वो लिखा हुआ है, वो चीज़ हाँ, मैनुअल में लिखी हुई है बिल्कुल, और वो पैर पकड़ के पूरा, खींचना, हाँ बिल्कुल। पूरा उसका वो है। तो जैसे आप रंगा बिल्ला की बात कर रहे हैं, हाँ, रंगा बिल्लाई, अब आपने 8 फांसियाँ देखी 8 फांसियाँ देखी हैं, हाँ। तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आती होंगी, कैसे रिएक्ट करते होंगे आप, या क्या अनुभव रहता होगा? देखिए, फांसी देखना तो मुझे तो खासकर मेरी जो पर्सनैलिटी है, फांसी देख के तो मुझे काफ़ी तबीयत खराब ही होती, तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा। तो पर जो भी है, जब आपकी ड्यूटीज़ का पार्ट है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते बट टू ओबे द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा, और फांसी जो भी है अगर देनी है तो देनी पड़ेगी। आपके सर पूरे इस कार्यकाल में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा कैदी भी आया जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया, आपको देख के लगा कि ये बंदा वाकई, चाहे इसने जो भी किया हो, जो भी वजह रही हो उसके बहाने की, बट होगा वो थोड़ा रॉबिन हुड नहीं, टाइप का कई हो? कई कई कैदियों ने इम्प्रेस किया हमको। जो है, जो कैदी होते हैं, जेलर का काम होता है कि कैदी की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो तो है ही, उसके ऊपर तो आप क्यूरेटिव स्टेप लो ही। जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको भी देखना और उसको चीज़ों को निखारना। अब जैसे चार्ल्स सोबराज की बात करें, बत्रा की बात करें, सुनील बत्रा की, या प्रेम शंकर शुक्ला की बात करें, या राकेश कौशिक की बात करें, ये लोग कैदी थे, इनमें बहुत चीज़ें नेगेटिव थी। मर्डर के केस से ये जेल में आए हुए थे, पर पॉजिटिव बातें इनमें ये थी कि इन्होंने गरीब कैदियों की पेटिशनें वगैरह बनाई और उनको रिलीफ दिलवाई, किसी को बेल दिलवाई, किसी को पैरोल दिलवाई, फरलो दिलवाई, बहुत सारी इन्होंने रिलीफ वगैरह दिलवाई। और आप देखेंगे मोस्टली जितने भी ये लोग थे, जितनी भी ह्यूमन राइट्स, प्रिजनर्स राइट की जजमेंट है, वो सारी इनके नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा। अगर सबसे पुरानी जजमेंट आप देखेंगे प्रिजनर्स राइट के ऊपर है तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि आप कैदियों को जो है हैंडकफ्स और इनडिस्क्रिमिनेट हैंडकफ्स और फेटर्स नहीं लगाएंगे। फिर चार्ल्स सोबराज की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप प्रिजनर्स के जो ये फंडामेंटल राइट है कि आप उनके जो है जेल में उनके सारे राइट्स, जो भी उनके राइट्स हैं सारे उनके इंटैक्ट रहते हैं। सिर्फ जो राइट्स उनके चार दीवारी की वजह से ख़त्म हुए हैं। तो ऐसे करके तो ये आप लगाएं तो ये एक ह्यूमन राइट्स के टार्च बीरर भी आप इनको कह सकते हैं। ये इनकी पॉजिटिव वो है। और नेगेटिव जो है वो तो नहीं, जो ये करके आए हैं वो तो है, उसके लिए सजा ये भुगत रहे हैं। तो उसमें ये सोचना कि हम जो है किसी अगर प्रिजनर की पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हम उनको कुछ हीरो बना रहे हैं, तो ये बात सोचना गलत होता है। ऐसे ही आप देखें जैसिका लाल के मर्डर के केस में जो है मनु शर्मा था, उसने इतनी हेल्प की कि जो हमारा जेल का रिवेन्यू है, जेल बेकरी का रिवेन्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा जंप कर गया। उसने आइडिया दिया कि आप कोर्ट कम्प्लेक्सेस में इनके जो जेल के प्रोडक्ट हैं इनके आप वहाँ पे आउटलेट खोलो या मॉल्स में आउटलेट खोलो, ये उसी का वो था। तो हर एक प्रिजनर्स की जो है अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, जिससे कि पूरे जेल प्रशासन को फ़ायदा हुआ है। बढ़िया बात कही आपने। धर्मगुरु भी तो बहुत आजकल देख रहे हैं कि वो भी जेल की हवा खा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनसे आपका कोई वास्ता पड़ा उनको देख के? हमने चंद्रा स्वामी वगैरह की नाम सुनते थे, वो हमारे टाइम पे था जेल में। तो मैंने बहुत सारे जेल के अफसर ही देखे थे या पुलिस के अफसर देखे थे जो आते थे उनसे बातचीत करने के लिए, भविष्य वगैरह पूछने के लिए। अच्छा। चंद्रा स्वामी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी उसकी। तो उनका भी मतलब जेल के अंदर भी जलवा ही रहता है? जलवा लगाने मैंने ये देखा है, जो हाथ देखने वाले होते हैं, अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजर वगैरह आ जाते हैं, तो कैदी हमारे कैदी तो जाएंगे, जेल का स्टाफ भी चला जाएगा, क्या बताओ हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कब तक जेल की नौकरी लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हर एक की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस होती है।
और भी जैसे आसाराम बापू आए और भी हाँ इन सब राम का। रहीम आए, हाँ तो राम रहीम आए, हाँ, रामपाल है जैसे रामपाल जेल हैं। में है, तो उसका रामपाल का तो मैं ये सुनता हूँ कि उसने जेल में अपनी फॉलोइंग बढ़ा दी है। अच्छा। वो अपने आप को भगवान कहता है, हाँ उसने अपनी फॉलोइंग जेल में बढ़ा ली है। वो हाँ कहता है मैं जेल में आया इसलिए हूँ क्योंकि मैं हाँ। कबीर पंथी हूँ, मैं कबीर का प्रचार करने आया हूँ। अच्छा। तो मतलब अब हमारी जो पब्लिक है वो भी बुलीएबल है, उनको भी आप जितना भी बुली करो वो बुली हो जाते हैं, तो उसमें अब हम सर आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, रंगा बिल्ला की आप बात करते करते रुक गए थे, रंगा बिल्ला का क्या किस्सा है? रंगबिला का था कि जब इनको फांसी पे लटकाया गया तो हमारा कानून ये कहता है कि आप जब फांसी पे आप इनको लटका देंगे तो 2 घंटे बाद डॉक्टर जो है आएगा, वो बताएगा कि इनमें जान है या जान खत्म हो गई है। मेन तो वो बताएगा जान खत्म ही हो जाती है 2 घंटे बाद। तो ऐसे ही जब बिल्ला रंगा थे तो इनकी जब डॉक्टर ने मेडिकल जांच की, उसने बताया कि बिल्ला की तो जान निकल गई है, रंगा की जान अभी नहीं निकली है। अच्छा। तो रंगा बहुत पतला था, शायद उसने, कई लोग डर से ना सांस उनके ऊपर की ऊपर रह जाती है, नीचे की नीचे हो जाती है, तो फिर उसका कनेक्शन हो जाता है। तो शायद ऐसा हुआ होगा। तो फिर उसकी अब सोचा कि अब इसमें क्या करें। वो या तो अगर वो लटका रहता काफ़ी देर तक तो अपने आप ही जान निकल जाती, पर जान उसकी निकलनी ही निकलनी है, निकालनी है। तो फिर किसी ने कहा कि इनको जो है आप टांग इनकी खींचेंगे तो जो सांस अड़ी हुई थी वो निकल जाती है। तो उनकी टांग खींची, टांग खींचने के बाद उनकी जान जो है वो निकल गई थी। डॉक्टर ने आकर डिक्लेयर कर दिया कि लाइफ इज एक्सटिंक्ट। और वो आप खड़े थे, आप देख रहे थे सारा कुछ? हाँ देख रहे थे, वो सारे सुपरेंट भी देख रहे थे, सभी देख रहे थे। बड़ा ही मतलब ऐसा पल रहता होगा जिसको देखना, जैसे आप बता रहे हैं कि तकलीफ आपको भी होती है। बड़ी बात यह है कि आज तमाम तरह के अपराधियों को देखते हुए तकलीफ तो होती है, पर क्या करें, आपको अपनी ड्यूटीज करनी है। चलिए सर, अब एकदम लास्ट में कुछ क्विक फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, यस नो टाइप हैं। उसके बाद हम समाप्त करेंगे इसको। जो चीज़ें बहुत सिंपल होंगी, आसान होंगी, लेकिन यस नो में आप बता सकते हैं। बिल्कुल आप पूछो। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी जेल? भारत की सबसे बड़ी जेल है। इवन एशिया की भी? एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी जेलों में आती है। अच्छा। महिला कैदियों के लिए यहाँ पर अलग जेल, अलग व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पे ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो महिला कैदियों के लिए 2 सेंट्रल जेल वो की हुई हैं, क्योंकि दुनिया में भी शायद 2 जेल इतनी पॉपुलेशन की नहीं होगी। नाइस। तिहाड़ जेल में फांसी देने की व्यवस्था क्या आप मानते हैं पूरी है? हाँ, फांसी, देखें फांसी की व्यवस्था जो होती है सेंट्रल जेल्स में होती है। तो अभी जैसे तिहाड़ की जेल में देखें तो 9 जेलें हैं तिहाड़ में, तो 1 जेल में फांसी की व्यवस्था है। अच्छा। जेल के अंदर रह के पढ़ाई पूरी की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई देखे हैं जो अनपढ़ आदमी थे और पढ़ाई करके वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का वो लेके गए, डिग्री लेके गए। तिहाड़ जेल के अंदर रह के यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया सकता है क्या? आईएएस पीसीएस? एक ने किया था, एक ने आईएएस क्लियर किया था, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो आया था रेप के केस में था। उसका बाहर भी कोचिंग सेंटर अपना चलता था। अच्छा। तैयार करता था बच्चों को। अच्छा। तो किसी स्टूडेंट ने उसके ऊपर शिकायत कर दी थी, तो फिर बाद में उसका एक्विटल हो गया था, तो बाद में उसने जाके ज्वाइन भी कर लिया था। क्या बात है। क्या तिहाड़ जेल में कैदियों को टीवी देखने की सुविधा है? हाँ, ये बड़ा लिबरली टीवी देते हैं, ताकि उनका एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में उनका टाइम जो है निकल जाए। ये सभी जेलों में है, टीवी वगैरह जो है सभी जेलों में बड़ा लिबरली देते हैं। अच्छा। एक तो नॉलेजेबल होते हैं और दूसरा जो है कोई टेंशन वगैरह जो होती है रिलीज करने, आदमी सोचते हैं उसको टेंशन रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। मेंटल हेल्थ पे भी जेलों में काम होता है? नहीं, ये मैं कहूँगा तिहाड़ में तो है, पर और जेलों में नहीं है, क्योंकि और जेलों में डॉक्टर नहीं है। जेल में हमारे तिहाड़ में तो है, साइकेट्रिस्ट वगैरह कई सारे हैं, और बल्कि एक केस में मैं जो है एमिकस था, तो एमिकस था तो उसमें केस वर्कर और दूसरी पोस्टें भी जो है क्रिएट करवाई थी। तिहाड़ में तो है ये, पर और जेलों में नहीं है। वहाँ पे भी होना चाहिए मेंटल चेकअप जो है, क्योंकि मेंटल चेकअप जो एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट होती है। जब आदमी जेल में आता है, कई लोग जो है अपने आप को सोचते हैं अरे जेल में आए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ऐसे लोगों को एक दिलासा देने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो काउंसलर तो चाहिए ही चाहिए आपको बाहर की जेलों में। गुड है। तिहाड़ जेल में क्या कोई कैदी फरार हुआ है या होता रहता है? हाँ, क्या फरार तो हुए हैं, कई फरार हुए, कई इंसिडेंट हुए। बट ये नहीं कह सकते कि होते रहते हैं?
सिक्योरिटी हाँ, ये टाइट नहीं कह सकते, होते रहते हैं, पर फरार होने से ज़्यादा उसमें चीटिंग होती है। या चार्ल्स होबराज का देखेंगे या शेर सिंह राणा का आप देखेंगे तो ये चीटिंग ज़्यादा थी, सिस्टम का वायलेशन ज़्यादा था बानिस्बत की। जैसे और जगह डेयर डेविल एस्केप होते हैं, वैसा नहीं था। यहाँ डेयर डेविल एस्केप नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी सारी सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ लगी हुई है। जेल के अंदर रह के कोई बिजनेस कर सकता है अगर ओपन जेल में है तो। ये क्या है? ओपन जेल है, अब जब एक किसी को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है अच्छा। तो लास्ट के जो 10-12 साल जब उसने जेल में ठीक ठाक काट लिए तो आप उसको ओपन जेल में शिफ्ट करते हैं। ओपन जेल में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी कर रहा है, सुबह जाएगा वहाँ काम करने और शाम को वापस आ जाएगा, तो पैसे भी कमा सकता है। ओपन जेल में कर सकता है, बिल्कुल। जेल के अंदर कोई शादी कर सकता है? जेल के अंदर महिला, क्योंकि अलग अलग जेलों में होते हैं ये, तो जेल के अंदर तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए अब वो पैरोल ले या कुछ ले कि बताया कि फलां लड़की से उसने शादी करनी, वो लड़की भी पैरोल ले या वो ले तब शादी। या वैसे अगर उसकी बाहर शादी है तो उस शादी के ग्राउंड पे जो है बेल वगैरह मिल जाती है। अच्छा, ये वो कर सकता है। जो तिहाड़ जेल के बनाए हुए सामान है वो आम आदमी भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल, ये इसके आउटलेट बने हुए हैं, वो खरीद सकते हो। मैं भी जब भी जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो जब भी मुझे किसी को भी कुछ सामान देना होता है मैं और सामान ना खरीद के जेल का ही सामान उनको देता हूँ। क्या बात है। बढ़िया। अच्छा, कैदी क्या विशेष परिस्थितियों में मोबाइल फ़ोन पर बात कर सकते हैं? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीसीओ लगे हुए हर एक जेल अच्छा। में, तो पीसीओ से आप बात करो बस। उसमें ये है कि पीसीओ में हर एक बात रिकॉर्ड होती है, तो बाकी मोबाइल पे इलीगल वे में जरूर बात होती है पर लीगल वे में नहीं कर सकते। जेल से छूटने के बाद हर कैदी को पुनर्वास की सुविधा मिलती है? हाँ, पर पुनर्वास की सुविधाएं हैं, पर वो सुविधाएं इतनी हैंडी नहीं है कि वाकई जो है किसी को पुनर्वास हो सके। क्योंकि इनको चाहिए किसी को पुनर्वास कर रहे हैं, अगर कोई आदमी 14 साल जेल में रहा है या 10 साल जेल में रहा है तो उसको आप कोई एक कियोस्क भी दे रहे हैं या रेडी भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आप उसके एक लाइसेंस दे कि ये कर सकता है। आपने रेडी लेके दे दी या कियोस्क लेके दे दिया, सामान लेके दे दिया, बाद में म्यूनिसिपैलिटी वाले आए उठा के ले गए उसको, तो आपको पूरी तरीके से अगर हेल्प करनी है तो आधे अधूरे उससे नहीं करनी चाहिए। मतलब है नियम पे है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा वो लागू नहीं है। इतना ज़्यादा लागू नहीं है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए, तो क्या हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है कैदी के सीसीटीवी के जरिए या कुछ छुपी हुई जगह? सीसीटीवी पे आपकी जो है जो मेन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। आपके जहाँ कई जगह हैं जैसे टॉयलेट्स हैं दूसरे, वहाँ पे सीसीटीवी वो नहीं लगे होते हैं। क्या तिहाड़ जेल में भी वीआईपी कैदियों के कोई स्पेशल सेल? नहीं, ऐसा कोई सेल नहीं होता, पर ये सिक्योरिटी एंगल से होता है कि आपने किसी को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, किसी को कम सिक्योरिटी चाहिए, इस तरीके से सेल्स बनी हुई है। अच्छा, वो मैंने पूछा ही था लेकिन फिर भी एक बार और पूछ लें, क्या जेल के अंदर भी कैदियों के अलग अलग ग्रुप्स, गैंग होते हैं? हाँ, होते हैं, पर इसमें इसके लिए बड़ी जेलर को जो बहुत एक ग्राउंड वर्क करना पड़ता है कि कोई अपोजिट गैंग एक जेल में ना हो। क्या एक आम आदमी जेल का दौरा कर सकता है? नहीं। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर आत्महत्या, जान देने की भी इस तरह खबरें आती हैं, तो ये क्या फ्रिक्वेंटली जेल में होता रहता है, आम बात है? नहीं, आम बात तो नहीं। देखें, जो आत्महत्याएं जो होती हैं वो होती हैं जब, ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस वो ये कहते हैं कि जब आदमी आता है शुरू में तो बहुत भावुक होता है, वो अपने आप को दूसरे लोगों की नज़र में देख रहा होता है कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो उसमें कभी कभी आके कई लोगों ने सुसाइड किया है। पर अगर आप उसकी काउंसलिंग वगैरह करते रहते हैं तो ये वाली घटनाएं जो है रुक जाती हैं। पैसा और पावर जेल की दीवारों को कमज़ोर कर रहे हैं? पैसा और पावर, देखिए, इनका बाहर भी इस्तेमाल होता है तो ये आप सोचें कि जेल में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि एक गार्बेज डंप है सोसाइटी के वायलेटर का, तो वो सोचना बेकार की बात। तो यस या नो? आप समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक मैसेज आप देना चाहें, इतनी देर हमने बात की, कोई ऐसी बात, चाहे उन कैदियों को लेके, चाहे सोशल वेलफेयर को लेके, कोई भी एक मैसेज आप देना चाहें तो आप प्लीज़। देखें, मैं जेलों पे करप्शन के ऊपर कह रहा हूँ। जेलें एक ऐसी जगह है जिसमें कि जो भी, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो भी जेल स्टाफ जेलों में काम कर रहा है
तो उनकी बहुत अच्छी किस्मत थी कि वो जेलों में काम कर रहे हैं, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप पाप भी कमा सकते हो, पुण्य भी कमा सकते हो। अगर आप पुण्य कमाते हो तो आपके पास जन्मों जन्मों के आपके पाप जो है कट जाएंगे, और अगर तंग करते हो किसी को, एक्सटॉर्शन करते हो, पिटाई करते हो, ये आप पाप कमा रहे हो। देखें बाइबल में ये लिखा हुआ है, इसमें आप देखें क्रिश्चियन मिशनरी काफ़ी आती हैं जेलों में एनजीओ का काम करने, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मेरी निस्वार्थ सेवा करते हो, जेल के प्रिजनर्स की निस्वार्थ सेवा करते हो, तो उनको मैं मिलता हूँ। तो अगर आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, वैसे तो सब जगह ये है कि जहाँ भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हो तो आपको बरकत आएगी आएगी, पर जेल में अगर आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, रूल्स के हिसाब से कर रहे हो, तंग नहीं कर रहे किसी को, तो आपको वाकई भगवान मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। वाह, बहुत शानदार। आखिरी बात आपसे, ब्लैक वारंट जो आपकी बुक है उस पर सीरीज बनी, इसका क्या दूसरा भाग भी आ रहा है, आने वाला है? देखिए अभी पीछे सक्सेस पार्टी हुई थी, मैं उसमें गया था। अच्छा, तो एक लग रहा है कि शायद आएगा। चलिए, सबको इंतजार रहेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने आप वक्त दिया। आए, थैंक यू। थैंक यू। ये पार्ट 2 में ये तमाम चीज़ें और भी निकल कर आएंगी, इससे भी और रोचक और बेबाकी से सर बताएंगे। तो जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में भी।